हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। तो हम लोग कर रहे थे जीओसी के लेक्चर्स और इससे प्रीवियस लेक्चर्स में हमने रेजोनेंस क्या है, कैनोनिकल स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करें, साथ साथ में स्टेबिलिटी ऑफ डिफरेंट कैनोनिकल स्ट्रक्चर ऑफ द सेम स्पीसीज। स्पीसीज बोलने का मतलब है दैट कैन बी मॉलिक्यूल न्यूट्रल, चाहे कैटायन एनायन भी हो सकते हैं, रेडिकल भी हो सकते हैं। तो वो सब बातों का आज हम देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ रेजोनेंस टू फाइंड बॉन्ड पैरामीटर्स। बॉन्ड पैरामीटर्स बोलने का मतलब है बॉन्ड लेंथ का कंपैरिजन, बॉन्ड ऑर्डर का कंपैरिजन कब कर सकते हैं, कब एग्जैक्ट हम लेंथ के बारे में बात कर सकते हैं, कब नहीं कर सकते हैं, डाइपोल मोमेंट की बात, फ्री रोटेशन अबाउट सम डबल बॉन्ड। ठीक है, इस टाइप के सारे क्वेश्चन जो भी रेजोनेंस जो हमने पढ़ा है उसी का एप्लीकेशन पार्ट है, तो हम करेंगे आज सिंगल लेक्चर में वो सब क्वेश्चन के थ्रू डिस्कशन होगा। सबसे इंपॉर्टेंट तो वही है। तो आज देखते हैं, चलिए, एप्लीकेशन ऑफ रेजोनेंस, कंपैरिजन ऑफ बॉन्ड पैरामीटर्स। आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर से रिवीजन। पहले हमने देखा कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स, फिर बात की उनके रिलेटिव स्टेबिलिटी की। अच्छा, बड़ी अजीब बात है, हमने बोला क्या, कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर्स है। अब उसके बाद क्या बोला, ये देखिए हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर की रिलेटिव स्टेबिलिटी, ये 1 2 3 4 5 एनिलीन के ड्रॉ कर दिए, कैनोनिकल स्ट्रक्चर हाइपोथेटिकल है। फिर हमने बताया कि 1 = 5 ये सबसे स्टेबल है, उसके बाद ये कम, उसके बाद ये कम, पोटेंशियल एनर्जी सबसे कम रेजोनेंस हाइब्रिड की है, ऑल दैट वो बात की हमने। ये बड़ा पटा है, आप कैसे बात कर रहे हैं भाई, आपने बोला ये हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर्स है, फिर आप उनकी स्टेबिलिटी भी रिलेटिव बता रहे हैं। तो आप देखिए कहानी में हमेशा ही इलॉजिकल आपको लगेगा, कहानी जो भी है, कहानियां हैं, थ्योरीज है, तो हमेशा कहानी इलॉजिकल होगी। लेकिन फिर भी क्यों एक्सेप्टेबल है, क्योंकि वो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स को वो क्या करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, एक्सपेरिमेंटल बातों को। वही तो हमारे क्वेश्चन बन जाते हैं, जो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट है, लेंथ की बात, बॉन्ड ऑर्डर की बात, बॉन्ड एनर्जी की बात, इन सब चीजों को वो जस्टिफाई करते हैं कहानियां, चाहे रेजोनेंस हो, चाहे और भी कहानियां हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसलिए एक्सेप्टेबल है। तो प्लीज इस बात को ध्यान देना कि पहले हमने कहा हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर है, फिर उन हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर की भी हम स्टेबिलिटी बता रहे हैं, ये बड़ा, ये छोटा, ये कम। तो आज हम देखेंगे उन बातों का कि स्टेबिलिटी जान के, वो भी हाइपोथेटिकल चीजों की स्टेबिलिटी जान के हम करेंगे क्या। तो सारा आंसर यही है कि कोई कहानी लिखी गई है, उसका सीधा मतलब है कि उनको कुछ एक्सप्लेन करना है, कुछ रिजल्ट्स को एक्सप्लेन करना है। तो आज कुछ रिजल्ट्स उसी में हम देखेंगे बॉन्ड पैरामीटर्स में। अब आगे बढ़ने से पहले कुछ टर्म मैंने लिख रखे हैं, इनको हमको ध्यान देना है, लिखने की जरूरत नहीं है। मेन बात पहले बात जान लीजिए, अगर किसी स्पीसीज की, कॉन्जुगेटेड स्पीसीज की, ऑब्वियस रेजोनेंस की बात कॉन्जुगेटेड स्पीसीज में ही होगी, कि डिफरेंट कैनोनिकल फॉर्म बन गए, तो जो सारे कैनोनिकल फॉर्म का रेजोनेंस हाइब्रिड में इक्वल कंट्रीब्यूशन नहीं होता है। जितना स्टेबल कोई कैनोनिकल फॉर्म होगा, उसका रेजोनेंस हाइब्रिड में कंट्रीब्यूशन उतना ही ज्यादा होगा। जितना स्टेबल कोई कैनोनिकल फॉर्म होगा गिवन स्पीसीज का, उसका रेजोनेंस हाइब्रिड में कंट्रीब्यूशन उतना ही ज्यादा होगा। मतलब जैसे अगर एनिलीन को याद करें, एनिलीन का तो सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन हमने देखा स्ट्रक्चर नंबर 1 और 5 का कंट्रीब्यूशन रेजोनेंस हाइब्रिड में ज्यादा होगा कंपेरिजन टू अदर स्ट्रक्चर्स। ठीक है, इसका मतलब ये भी है, अगर किसी स्पीसीज के सारे कैनोनिकल स्ट्रक्चर इक्वली स्टेबल है, किसी स्पीसीज के सारे कैनोनिकल स्ट्रक्चर इक्वली स्टेबल है, तो उनका रेजोनेंस हाइब्रिड में कंट्रीब्यूशन भी क्या होगा, बराबर होगा। अब जरा देखिए, तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए हम आगे बढ़ेंगे और क्वेश्चन के थ्रू देखिएगा कि आखिर में स्टेबिलिटी का कंपैरिजन क्यों किया। एक अनरियल हाइपोथेटिकल चीजों की स्टेबिलिटी का कंपैरिजन आप क्यों करा रहे थे, तो आज पता चल जाएगा कि क्यों करा रहे थे। बॉन्ड लेंथ ऑफ ए पर्टिकुलर टाइप ऑफ बॉन्ड, जब भी किसी मॉलिक्यूल में पूछा, मॉलिक्यूल चाहे जो भी हो, बॉन्ड लेंथ की बात की जाए कि ये पर्टिकुलर टाइप का एटम, भाई बॉन्ड लेंथ मतलब किसी दो एटम के बीच का बॉन्ड लेंथ। अगर ऐसा कंपैरिजन करना हो तो ऐसे केस में किसी मॉलिक्यूल में पर्टिकुलर दो एटम के बीच का बॉन्ड लेंथ हम तभी बराबर बोल सकते हैं जब उसके सारे कैनोनिकल स्ट्रक्चर क्या हो, इक्वली स्टेबल हो, चाहे इक्वली कंट्रीब्यूटिंग टुवर्ड्स रेजोनेंस हाइब्रिड हो। एक ही वर्ड है, जितना ज्यादा स्टेबल उतना उसका रेजोनेंस हाइब्रिड में कंट्रीब्यूशन, जितना ज्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर उतना ज्यादा उसका रेजोनेंस हाइब्रिड में कंट्रीब्यूशन होगा। मतलब इक्वली स्टेबल इक्वल कंट्रीब्यूशन। तो किसी कोई पर्टिकुलर टाइप का बॉन्ड तभी बराबर होगा किसी कॉन्जुगेटेड स्पीसीज में जब उसके सारे कैनोनिकल स्ट्रक्चर इक्वली स्टेबल हो, मतलब इक्वली कंट्रीब्यूटिंग हो। साथ साथ में ऐसे ही स्पीसीज में हम एग्जैक्ट बॉन्ड ऑर्डर की बात कर सकते हैं फॉर ए पर्टिकुलर टाइप ऑफ बॉन्ड। साथ साथ में ऐसे ही स्पीसीज में हम एग्जैक्ट बॉन्ड ऑर्डर की बात कर सकते हैं
फॉर ए पर्टिकुलर टाइप ऑफ बॉन्ड। अब अगर इक्वली कंट्रीब्यूटिंग नहीं हुए तो हम क्या करेंगे, वो आज सारी चीजें देखेंगे। तो इस बात को चाहो तो आप नोट कर लो कि बॉन्ड लेंथ ऑफ ए पर्टिकुलर टाइप ऑफ बॉन्ड विल बी इक्वल इफ ऑल द कैनोनिकल स्ट्रक्चर ऑफ ए कॉन्जुगेटेड स्पीसीज आर इक्वली स्टेबल और इक्वली कंट्रीब्यूटिंग टुवर्ड्स रेजोनेंस हैबिट। इन सच केसेस वी कैन फाइंड बॉन्ड ऑर्डर एग्जैक्ट, अदरवाइज कुछ और हमको सोचना पड़ेगा। बिल्कुल सारे एग्जांपल देखेंगे, घबराने की जरूरत नहीं। तो पहले सबसे सिंपलेस्ट क्वेश्चन हम करते हैं। सबसे सिंपलेस्ट क्वेश्चन, compare the bond lengths of following species, also find their bond order of the bond order of also find the bond order of exo bond। यहाँ x का मतलब है जो सेंट्रल एटम है, यहाँ पे इनमें, यहाँ कार्बन है, यहाँ p है, नाइट्रोजन है, सो ऑन देखेंगे। इन सारे स्पीसीज में कार्बोनेट आयन है, फॉस्फेट आयन है, नाइट्रेट है, सीएल परक्लोरेट आयन है, परजेनेट आयन है, सल्फेट आयन है, और ऐसे तमाम हो सकते हैं। कुछ और यहाँ पर मैं बढ़ा दूंगा। हमको क्या करना है, ये बॉन्ड लेंथ दिए हुए हैं L1 L2 L3 जो भी है, इनके बारे में कमेंट करना है, बराबर है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। ठीक है, अब जरा देखते हैं। तो ये आप देखेंगे वो स्पीसीज है। अब एग्जांपल बिल्कुल करते हैं। हमने पहले एग्जांपल उन स्पीसीज का लिया है जिनके सारे कैनोनिकल स्ट्रक्चर जितने भी बनेंगे सब इक्वली स्टेबल है, इक्वली कंट्रीब्यूटिंग है, क्योंकि हम बॉन्ड लेंथ बॉन्ड ऑर्डर की बात इसी में एग्जैक्ट कर सकते हैं। अब जरा देखिए, चलिए एग्जांपल लेते हैं कार्बोनेट आयन का। क्योंकि अगर प्लीज इन सब चीजों से पहले आपको क्या आना चाहिए, रेजोनेंस क्या है और किसी स्पीसीज के कॉन्जुगेटेड स्पीसीज के रेजोनेटिंग फॉर्म कैसे ड्रॉ करते हैं, क्योंकि उससे रिलेटेड है, तो उसको जरूर देखिए तब इसको पढ़िए। ये बस एप्लीकेशन पार्ट है। पहला हम बात करते हैं कार्बोनेट आयन की। कार्बोनेट आयन में बॉन्ड लेंथ पूछे गए हैं, मान लो L1 है, L2 है, L3, इसके बारे में कमेंट करना है। हम जानते हैं कार्बोनेट आयन के तीन स्ट्रक्चर बनते हैं, तीन स्ट्रक्चर कैनोनिकल बनते हैं। ठीक है, 3 कैनोनिकल स्ट्रक्चर बनते हैं, और तीनों अगर इनके बात करें, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, तो तीनों की स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या है, तीनों का आप देखेंगे अगर रूल्स आपने पढ़ा है स्टेबिलिटी ऑफ कैनोनिकल स्ट्रक्चर, तो तीनों की स्टेबिलिटी भी बराबर है, 1 = 2 = 3, 1 = 2 = 3, 1 = 2 = 3। अब ऐसे केस में क्या बोला मैंने, अगर किसी चीज के, किसी स्पीसीज के, कॉन्जुगेटेड स्पीसीज के सारे कैनोनिकल स्ट्रक्चर इक्वली स्टेबल हो तो पर्टिकुलर टाइप ऑफ बॉन्ड भी सब बराबर ही होंगे। अब चूंकि हमने एक कमेंट देख लिया है, इसमें जो भी कैनोनिकल स्ट्रक्चर बने हैं सब बराबर स्टेबल है, ये सब तो आना चाहिए। कैनोनिकल स्ट्रक्चर बनाने, स्टेबिलिटी का कंपेरिजन, उसके बाद यह कमेंट कर सकते हैं लेंथ पे। तो हम बोल सकते हैं कि चूंकि ऐसा है तो L1 = 2 L2 = L3 बोल सकते हैं। बिल्कुल सारे बॉन्ड लेंथ इसमें सी और ओ के बीच में जो डिस्टेंस है, बॉन्ड डिस्टेंस, वो हर जगह बराबर होगी, अलग अलग नहीं है, अलग अलग नहीं है। प्लीज ये नहीं केवल कैनोनिकल स्ट्रक्चर बनते हैं, इसके सारे कैनोनिकल स्ट्रक्चर जो बन रहे हैं वो इक्वली स्टेबल है, दे हैव इक्वल कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स रेजोनेंस हाइब्रिड। इन दैट केस वी कैन से दैट लेंथ ऑफ ए पर्टिकुलर टाइप ऑफ बॉन्ड विल बी इक्वल। अब इक्वल होगा कितना, जरा देखो, अगर मैं अलग से डेटा दूं, ऐसे तो मुझे याद नहीं है, कि मान लेते हैं सी सिंगल बॉन्ड का लेंथ मैंने अप्रोक्सीमेट ले लिया 140 पिकोमीटर होता है। प्लीज ये डेटा गलत है समझने के लिए। और सी डबल बॉन्ड लेंथ मान लेते ले लिया 124 पिकोमीटर होता है, मान लेते हैं। अगर कहीं दिया है किसी क्वेश्चन में एग्जैक्ट, तो हम विकिपीडिया बता सकता है कि कितना लेंथ होता है कि इंडिविजुअल किसी मॉलिक्यूल में सी सिंगल बॉन्ड का लेंथ 140 पिकोमीटर है, डबल बॉन्ड को का लेंथ 124 पिकोमीटर है। तो आप यहाँ पे लेंथ को क्या क्या कमेंट करना चाहेंगे, 140, 124 या 140 से ज्यादा कम, ये आपको बता सकते हैं। बिल्कुल, अगला देखिए, रेजोनेंस से क्या होता है, जरा देखो रेजोनेंस से होता क्या है। रेजोनेंस आप क्या कैनोनिकल स्ट्रक्चर बना के आप ये दिखा रहे हैं कि जहां डबल बॉन्ड है उसमें सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर। रेजोनेंस से होता क्या है, डबल बॉन्ड में सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर एंड वाइस वर्सा, डबल बॉन्ड में सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर एंड सिंगल बॉन्ड में डबल बॉन्ड कैरेक्टर, सिंगल बॉन्ड में डबल बॉन्ड कैरेक्टर। ये कैनोनिकल क्या प्रूव करता है कि न डबल बॉन्ड है ना प्योरली सिंगल बॉन्ड है, कुछ बीच का है। तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो बॉन्ड लेंथ होगा सीओ का वो क्या होगा 140 से, क्योंकि सिंगल बॉन्ड में डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, 140 से थोड़ा सा कम होगा। बिल्कुल एग्जैक्ट बोलने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब यहाँ पे जो लेंथ होंगे दैट विल बी 140 से थोड़ा कम होगा और 124 से क्या होगा ज्यादा। दिस लेंथ विल बी बिटवीन 124 एंड 140 के बीच में कुछ डेटा होगा। एवरेज मत समझना, कुछ 124 से ज्यादा 140 से कुछ कम होगा। एग्जैक्ट पता नहीं, एग्जैक्ट बताएगा भाई, इंफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट बताएगा। देखिए जरा, डबल बॉन्ड में सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर होता है रेजोनेंस में, और सिंगल बॉन्ड में क्या होता है डबल बॉन्ड कैरेक्टर।
तो हमने लेंथ को भी कुछ बीच का लिख दिया। डबल बॉन्ड से थोड़ा सा बड़ा लेंथ होगा, बिल्कुल आएगा, डेटा अगर है तो मिल जाएगा। डबल बॉन्ड से थोड़ा बड़ा लेंथ आएगा, सिंगल बॉन्ड से थोड़ा सा छोटा लेंथ आएगा, और लेंथ जो भी होंगे वो क्या होंगे, बराबर। अब ऐसे केसेस में और एक चीज का क्या कमेंट कर सकते हैं, ऐसे केसेस में अगर हमने ये श्योर कर लिया है कि जो भी कैनोनिकल स्ट्रक्चर बन रहा है वो इक्वली स्टेबल है, देन वी कैन आल्सो फाइंड बॉन्ड ऑर्डर। देन वी कैन आल्सो फाइंड बॉन्ड ऑर्डर। देखिए बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, बॉन्ड ऑर्डर क्या, किस टाइप का बॉन्ड का, सीओ बॉन्ड का बॉन्ड ऑर्डर। यहाँ सी और ओ का बॉन्ड ऑर्डर। रेजोनेंस बताता है कि ना कहीं डबल बॉन्ड है ना कहीं सिंगल बॉन्ड है, वो कुछ बीच का है, वो कुछ बीच का है, डबल और सिंगल के बीच का बॉन्ड ऑर्डर है। कितना होगा बॉन्ड ऑर्डर, तो बॉन्ड ऑर्डर देखो क्या होगा, इस रेजोनेंस में क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड का कोई रूल नहीं है। हर एक कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जरा देखिए एक एक सिग्मा बॉन्ड तो हर जगह है। हर कार्बन, किसी भी कार्बन और ऑक्सीजन को अगर मार्क कर ले, किसी भी कार्बन और ऑक्सीजन को मार्क कर ले तो सिग्मा बॉन्ड तो प्योर है, सिग्मा बॉन्ड का कुछ डिलोकलाइजेशन नहीं होता है। रेजोनेंस इन्वॉल्व्स डिलोकलाइजेशन ऑफ पाई बॉन्ड ओनली। तो सिग्मा बॉन्ड का कंट्रीब्यूशन हम जोड़ेंगे, ठीक है। यहां हम लिखते हैं, बेहतर है अगर बॉन्ड ऑर्डर निकालना है, कोई फॉर्मूला की जरूरत नहीं है, लेकिन याद रखना बॉन्ड ऑर्डर के बारे में कमेंट तभी करना है किसी पर्टिकुलर, ठीक है, सी और ओ के किसी दो एटम के बीच के बॉन्ड ऑर्डर की बात हम तभी करेंगे जब उस कॉन्जुगेटेड स्पीशीज के सारे कैनोनिकल स्ट्रक्चर इक्वली स्टेबल हो। एग्जैक्ट बॉन्ड ऑर्डर तो हम निकालेंगे, अदरवाइज हम देखेंगे तो हम बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला लिखेंगे, कंट्रीब्यूशन फ्रॉम यही तो होगा सिग्मा बॉन्ड, कंट्रीब्यूशन फ्रॉम सिग्मा बॉन्ड प्लस फ्रॉम पाई बॉन्ड। किसी सी कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में एग्जैक्टली सिग्मा का कंट्रीब्यूशन कितना है और पाई का एग्जैक्ट कंट्रीब्यूशन कितना है, सिग्मा का कंट्रीब्यूशन कितना है और पाई का कंट्रीब्यूशन कितना है, आ जाएगा बॉन्ड ऑर्डर। तो सिग्मा का कंट्रीब्यूशन प्योर 1 है, 1 सिग्मा बॉन्ड जैसे का तैसे कहीं वो जा नहीं रहा है। सिग्मा का कंट्रीब्यूशन किसी भी सी और ओ को देख लीजिए, किसी भी सी और ओ के बीच में बॉन्ड ऑर्डर, सिग्मा का कंट्रीब्यूशन 1 है, सिग्मा का कंट्रीब्यूशन कितना है 1। लेकिन पाई बॉन्ड डिलोकलाइज है। एक पाई बॉन्ड कितनी जगह डिस्ट्रीब्यूटेड है, एक पाई बॉन्ड कितनी जगह डिस्ट्रीब्यूटेड है, 3 जगह। इसका मतलब एक जगह उसका इफेक्टिव कंट्रीब्यूशन कितना होगा 1/3। एक पाई बॉन्ड 3 लोगों में डिस्ट्रीब्यूटेड है, 3 जगह देख लीजिए, 3 जगह डिस्ट्रीब्यूटेड है तो कितना कंट्रीब्यूशन हुआ उसका 1/3। तो यहां बॉन्ड ऑर्डर आ गया 4/3 मतलब 1.3। लेकिन प्लीज बॉन्ड ऑर्डर का एग्जैक्ट कमेंट तभी करेंगे जब किसी कॉन्जुगेटेड स्पीशीज का सारे कैनोनिकल स्ट्रक्चर इक्वली स्टेबल होंगे, इक्वली कंट्रीब्यूटिंग टुवर्ड्स रेजोनेंस हाइब्रिड होंगे, अदरवाइज हम कुछ और बोलेंगे जो आगे के एग्जांपल्स में आपको दिखेगा। अब ऐसे केसेस में तो पहले जो देखा, ऐसी स्पीशीज जिसमें सारे कैनोनिकल स्ट्रक्चर इक्वली स्टेबल हो, उसमें जो पर्टिकुलर टाइप का बॉन्ड हो, ठीक है, किसी पर्टिकुलर दो एटम के बीच का बॉन्ड लेंथ क्या होगा, बराबर होगा हर जगह, और हम बॉन्ड ऑर्डर भी हम निकाल पाएंगे ऐसे केसेस में। अब ऐसे केसेस में और क्या कर सकते हैं, ऐसे केस में और किसी चीज पे कमेंट बिल्कुल कर सकते हैं, जैसे बिना बनाए भी ऐसे केसेस में अगर दिमाग में है, अगर हमसे पूछा जाता, वैसे तो हमने बना के देखा कि अगर पूछा जाता कि CO3 माइनस कार्बोनेट आयन के कितने इक्विवेलेंट कैनोनिकल स्ट्रक्चर बनेंगे, अरे इक्वली कंट्रीब्यूटिंग, वो तो कंफर्म है। अगर आपने रेजोनेंस बनाया है वो तो यहां बिना दिखाया भी हम बता सकते थे कि अगर पूछा जाता कार्बोनेट आयन के कितने इक्विवेलेंट कैनोनिकल स्ट्रक्चर बनेंगे, कितने इक्वली कंट्रीब्यूटिंग कैनोनिकल स्ट्रक्चर बनेंगे। खैर यहां दिख रहा है लेकिन डायरेक्ट भी कर सकते हैं, सिंपल मैथमेटिक्स है भाई, क्या करना है। ये तो आइडिया कि सिग्मा बॉन्ड कुछ नहीं होगा, लेकिन पाई बॉन्ड 3 लोगों में डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, एक पाई बॉन्ड 3 लोगों में डिस्ट्रीब्यूटेड, तो नंबर ऑफ, अगर हम बात करें सिंपल मैथमेटिक्स, नंबर ऑफ विदाउट बनाए भी हम गिन सकते हैं, आगे करेंगे हम, विदाउट बनाए भी हम गिन सकते हैं। लेकिन प्लीज डिस्क्लेमर में बता दूं कि ये सब काम तभी कर सकते हैं जब आप श्योर हो कि उस स्पीसीज के सारे स्ट्रक्चर इक्वली स्टेबल बनेंगे, अदरवाइज प्लीज डिस्क्लेमर याद रखना, नोट जरूर करना कि अब हम कहां कर रहे हैं, किसी खास सिचुएशन में ही कर सकते हैं। तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स। सिंपल, अगर इंजीनियरिंग के स्टूडेंट है आप तो बिल्कुल आप जानते हैं कि भाई एक पाई बॉन्ड है, 3 जगह डिस्ट्रीब्यूट करना है उसको, तो क्या फॉर्मूला बनता है 3C1, 3C1।
ये तो होगा, एक पाई बॉन्ड 3 जगह डिस्ट्रीब्यूट करना है 3c1, तो आप यहां से निकाल लेंगे इसका फैक्टोरियल 3 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 1, ये आ जाएगा 3 के बराबर। इन केस कहो कि सर मैं नीट का स्टूडेंट हूं, मुझे ये 3c1 परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, बिल्कुल ये तो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हो ही गया, 3c1 एक पाई बॉन्ड 3 जगह डिस्ट्रीब्यूट करना है, डायरेक्ट बिना बनाए भी गिन सकते थे। देखो कब काम आएगा ऐसा, भाई 3 बना तो अगर 3 है, अगर कम बनने वाले हैं इक्विवेलेंट कैनोनिकल स्ट्रक्चर अगर कम है तो आप बिल्कुल ड्रॉ कर सकते हो, लेकिन अगर किसी के ज्यादा बनते हो आगे देखेंगे तो ये काम आएगा। किसी के अगर नंबर्स ऑफ कैनोनिकल इक्विवेलेंट कैनोनिकल स्ट्रक्चर ज्यादा बनते हो इस टाइप के स्पीसीज के, तो ये काम आएगा। कहो कि सर हम तो मैथ के स्टूडेंट नहीं है, 3c1 तो नहीं पता है मुझे, अरे तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हम इन ऑक्सीजन का नाम दे देते हैं, समझ रहे हो, विदाउट बनाए भी हम गिन सकते हैं, विदाउट बनाए भी हम सोच सकते हैं कितने बनने वाले हैं, ए बी और सी, ए बी और सी के हम नाम देते हैं, ए बी और सी, ठीक है। अब क्या कॉम्बिनेशन बनेंगे, एक बार पाई बॉन्ड होगा, एक बार पाई बॉन्ड होगा किसका, सी और ए के बीच में, यही तो होगा, सी और ऑक्सीजन नंबर ए के बीच में, प्लीज समझिएगा, एक बार पाई बॉन्ड होगा सी और बी के बीच में, और एक बार पाई बॉन्ड होगा सी और ऑक्सीजन नंबर सी के बीच में, यही तो होगा। 3c1 करिए, चाहे आप ऑक्सीजन के नाम के हिसाब से लिख दीजिए, ये 3 कॉम्बिनेशन बनेंगे, यहां बनाया भी गया है, आप देखिए यहां बनाया भी गया है, ठीक है। तो पहले और एक्सरसाइज इस टाइप का करते हैं, समझते हैं, लेकिन मैंने बता दिया है सब काम कहाँ कर सकते हैं, ये जरूरी है जानना कि ये बातें इस टाइप के कमेंट्स कहाँ लिख सकते हैं, कहाँ आप श्योर है, प्लीज 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 ये ध्यान देना है। चलिए कुछ और प्रैक्टिस करते हैं, ये सबसे सिंपलेस्ट वाले हैं, ज्यादातर आप में आपको इसमें एग्जाम्पल मिलेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाले जो आते हैं, ऑर्गेनिक के नहीं, ज्यादातर इसमें स्पीसीज मिलेंगे इस टाइप के जो मैंने अभी पहला एग्जाम्पल लिया है, इक्विवेलेंट केमिकल स्ट्रक्चर जिनके बनने वाले हैं वो होंगे इनऑर्गेनिक आयंस। चलिए अब कुछ और देखते हैं, इसी में कुछ और एग्जांपल्स, और इस बात को अप्लाई करते हैं फटाफट फटाफट, ठीक है। आप देखेंगे इसमें सब के सब उसी कैटेगरी के हैं। चलिए दूसरा, इस बार थोड़ा डायरेक्ट करेंगे, बिना बनाए करेंगे, बिना बनाए करेंगे, फॉस्फेट आयन, बॉन्ड ऑर्डर का कमेंट बिल्कुल करेंगे, लेंथ हम जानते हैं कि इसके जो भी स्ट्रक्चर बनेंगे, जो भी स्ट्रक्चर बनेंगे आप प्लीज बनाइएगा, ठीक है, वो सारे बराबर होंगे, सारे इक्वली कंट्रीब्यूटिंग होंगे, इस बात तो इसका मतलब चूंकि इसके बराबर, ठीक है, सारे लेंथ बराबर होंगे, इसका मतलब क्या है, सारे स्ट्रक्चर चूंकि इक्वली कंट्रीब्यूटिंग बनेंगे, जो भी रिजनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे वो इक्वली कंट्रीब्यूटिंग होंगे, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि सारे बॉन्ड लेंथ, पीओ बॉन्ड लेंथ क्या होंगे, L1 इजकल टू L2 इजकल टू L3, बिल्कुल हम कमेंट कर सकते हैं, L1 इजकल टू L2 इजकल टू L3 इजकल टू L4 कमेंट कर सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। नंबर ऑफ कैनोनिकल स्ट्रक्चर आप फटाफट करो, अब कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैंने बता दिया ये सब किसके लिए कर सकते हैं, नहीं तो मेरी गलती नहीं है। नंबर ऑफ कैनोनिकल स्ट्रक्चर कितने बनेंगे, ऑब्वियस है, मैथमेटिक्स स्टूडेंट, एक पाई बॉन्ड है, 4 जगह एडजस्ट करना है उनको, एक पाई बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड को कुछ होना नहीं है, 4 जगह एडजस्ट करना है, तो 4c1 मतलब बन जाएंगे 4, नहीं तो फिर एबीसीडी लिख के करो, बहुत सिंपल, बहुत सिंपल। इस ऑक्सीजन का नाम लिख दो ए बी सी और डी, इनके साथ अगर ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन नहीं समझते हो तो एक कॉम्बिनेशन होगा पी और ए का, पी ए के बीच में पाई बॉन्ड, पीबी के बीच में पाई बॉन्ड, पीसी के बीच में पाई बॉन्ड और पीडी के बीच में पाई बॉन्ड, ये कॉम्बिनेशन हो जाएंगे 4। नंबर ऑफ कैनोनिकल स्ट्रक्चर हो गए 4। फिर बॉन्ड ऑर्डर की भी बात कर सकते हैं इस बार, क्योंकि पता है कि फॉस्फेट की जो भी स्ट्रक्चर बनेंगे दे विल बी इक्वली कंट्रीब्यूटिंग टुवर्ड्स इक्वली स्टेबल। अब जरा देखिए बॉन्ड ऑर्डर, अब निकाल लोगे सिग्मा का कंट्रीब्यूशन कोई एक, ठीक है, पीओ बॉन्ड देख लेते हैं, सिग्मा का कंट्रीब्यूशन कितना होगा 1 के बराबर, सिग्मा तो प्योर है, लेकिन एक पाई बॉन्ड का प्योर कंट्रीब्यूशन नहीं है, एक पाई बॉन्ड कहा कितने लोगों में डिस्ट्रीब्यूटेड है, 4 लोगों में, एक पाई बॉन्ड 4 लोगों में डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो 1 + 1/4 मतलब 1.25, 1.25, 1.25। और देख लेते हैं एग्जाम्पल, ये सबसे सिंपलेस्ट वाले एग्जाम्पल्स है, ठीक है, हम और आगे बढ़ेंगे।
मैं वैसा जोड़ दूंगा इस बात पे कि आप ध्यान दीजिए कि किसके लिए किया जा रहा है। जब हम श्योर है कि इस कॉन्जुगेटेड स्पीसीज के सारे कैनोनिकल स्ट्रक्चर इक्वली स्टेबल बनेंगे, तब 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 बॉन्ड ऑर्डर के बारे में कमेंट करना उचित होगा। अब चलिए, इसके भी जो बनेंगे वो बराबर ही बनेंगे। तो कितने बनेंगे कैनोनिकल स्ट्रक्चर, ये तो सब समझ ही गए होंगे। कैनोनिकल स्ट्रक्चर नाइट्रेट आयन के बॉन्ड लेंथ अगर L1 L2 L3 है तो बिल्कुल बोल सकते हैं कि L1 इजकल टू L2 इजकल टू L3। ठीक है, और क्या होगा लेंथ, लेंथ कैसा होगा, NO के बीच में डबल बॉन्ड से थोड़ा सा बड़ा और सिंगल बॉन्ड से छोटा। क्यों बोल रहे हैं आप ऐसा, क्योंकि रेजोनेंस से क्या होता है, डबल बॉन्ड जहां है वहां सिंगल बॉन्ड जैसा करेक्टर आएगा, और जहां सिंगल बॉन्ड है वहां डबल बॉन्ड जैसा करेक्टर आएगा। यही तो है रेजोनेंस। तो इसका मतलब लेंथ क्या होगा, N और O के बीच में डबल बॉन्ड जो O का लेंथ होता है, NO के डबल बॉन्ड का लेंथ से थोड़ा सा बड़ा, और NO सिंगल बॉन्ड का लेंथ से थोड़ा सा क्या आएगा, छोटा। दोनों के बीच का कुछ लेंथ आएगा। बॉन्ड ऑर्डर बता सकते हैं। कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स कितने बनेंगे, इक्विवेलेंट कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स आप ड्रॉ भी कर सकते हो, बिल्कुल ड्रॉ कर सकते हो। अरे भाई एक बार पाई बॉन्ड यहां दिखाओ, एक बार यहां दिखाओ, एक बार यहां दिखाओ, वो तो ऐसे ही पता है कितना। एक पाई बॉन्ड है, तीन जगह डिस्ट्रीब्यूट करना है, मतलब 3C1 मतलब 3। एक पाई बॉन्ड तीन जगह डिस्ट्रीब्यूट करना है, 3C1 मतलब 3। बॉन्ड लेंथ बराबर, बॉन्ड लेंथ बराबर, फिर और बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड ऑर्डर तो रह गया। बॉन्ड ऑर्डर के बारे में क्या कहेंगे, बाय सिग्मा बॉन्ड का कंट्रीब्यूशन 1, पाई बॉन्ड का कंट्रीब्यूशन 1/3, क्योंकि एक पाई बॉन्ड तीन जगह डिस्ट्रीब्यूटेड है। 1 + 1/3 मतलब 4/3, 4/3 सिम। चलिए आगे करें, आगे 1 + 1/3 4/3 ClO4 माइनस, ClO4 माइनस, ClO4 माइनस, सॉरी सॉरी, पर इसका नाम है परक्लोरेट आयन, परक्लोरेट आयन। सारे स्ट्रक्चर बराबर बनेंगे। लेंथ अगर बोले तो सारे क्या होंगे, अगर L1 L2 L3 तो क्या होगा, बोलेंगे सारे लेंथ क्या होंगे, बराबर। चलो लिख नहीं रहा हूं मैं। बॉन्ड ऑर्डर की बात कर सकते हैं, इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा, देखो जरा। सिग्मा बॉन्ड तो प्योर है, उसको गिनोगे 1। सिग्मा बॉन्ड तो Cl के बीच में बॉन्ड ऑर्डर किसी दो एटम, स्पेसिफिक एटम के बीच का बॉन्ड ऑर्डर होता है। किसी दो स्पेसिफिक एटम के बीच में इफेक्टिवली कितने बॉन्ड बन रहे हैं उसी को तो बोलते हैं बॉन्ड ऑर्डर। 1 हो गया, लेकिन अब पाई का कंट्रीब्यूशन, कितने पाई बॉन्ड है, 3 पाई बॉन्ड है, 4 जगह डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं, 4 ऑक्सीजन के बीच में। 3 पाई बॉन्ड है, 4 ऑक्सीजन के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तो 1 + 3/4 मतलब 1.75, 1.75। नंबर ऑफ कैनोनिकल स्ट्रक्चर कितने बनेंगे नंबर, बहुत आसान है। कितने पाई बॉन्ड है भाई, कितने हैं, 3। कितनी जगह डिस्ट्रीब्यूट करना है, 4 जगह। तो कितने कैनोनिकल स्ट्रक्चर बनेंगे, 4C3। 4C3 मतलब फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 1, दैट विल बी 4। 4 इक्विवेलेंट कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स बनेंगे, इक्विवेलेंट कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स बनेंगे। आप चाहे तो ड्रॉ कर सकते हैं। और देखें नेक्स्ट क्या है। अब देखो ये सब कब काम आता है, ये फॉर्मूला जो हमने किया था, मैथमेटिक्स जो किया है, अगर इक्विवेलेंट कैनोनिकल स्ट्रक्चर बढ़ जाए, भाई 3 4 तक तो कोई बना लेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब बढ़ेंगे तो फिर आपको इरिटेशन होगी बनाने में। अगर 3 4 ही बनने वाले हैं तो आप नॉर्मली ड्रॉ, कार्बोनेट का ड्रॉ किया ही था, आप ड्रॉ कर सकते हो। लेकिन 15 16 20 बन जाए तब बनाते रह जाएंगे आप, तो वहां मैथमेटिक्स थोड़ा सा काम आता है। देखिए अगला, ये है, इसका नाम है परजेनेट आयन XCO6 4 माइनस, XCO6 4 माइनस। अभी हम वही एग्जांपल कर रहे हैं जिनके कैनोनिकल स्ट्रक्चर क्या होंगे, इक्वली स्टेबल, इक्वली कंट्रीब्यूटिंग। अब यहां मजा आएगा। बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड बिल्कुल, लेंथ जो भी हो सारे एक CO और O के बीच में लेंथ बराबर होगा, लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसके कैनोनिकल स्ट्रक्चर इक्वली स्टेबल होंगे। बॉन्ड ऑर्डर के बारे में कमेंट कर सकते हैं, बिल्कुल यहाँ एग्जैक्ट बोलेंगे बॉन्ड ऑर्डर। सिग्मा बॉन्ड प्योर 1, लेकिन पाई बॉन्ड का कंट्रीब्यूशन 2 पाई बॉन्ड है, 2 पाई बॉन्ड है और 6 जगह डिस्ट्रीब्यूट करना है, 6 ऑक्सीजन के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो इफेक्टिव कंट्रीब्यूशन कितना हो गया, 1 + 2/6 मतलब 1.33, 1.33। 2 पाई बॉन्ड को 6 जगह डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब देखो इसमें क्या है, नंबर ऑफ कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स, अगर इसको बनाने ही चले तो बनाते रह जाएंगे आप, लेकिन मैथमेटिक्स सिंपल। 2 पाई बॉन्ड है, 2 पाई बॉन्ड है, कितनी जगह डिस्ट्रीब्यूट करना है, 6 जगह। कितना आसान है, 6C
2 6C2 15 6C2 15। अब कहो कि ये हमको नहीं पता है, तो मैंने सिंपल बता दिया है, आप इनके नाम रख दीजिए। इसका नाम रहेगा ए, बी, सी, डी, ई और एफ। इनकेस आप मैथमेटिक्स नहीं करना चाहते, वैसे बहुत आसान है फिर भी, तो क्या करना है, क्या कॉम्बिनेशन होगा, एक सी ए, ठीक है। पहला कॉम्बिनेशन क्या होगा, ए और डी के साथ पाई बॉन्ड। आप जल्दी देखिए, सिंपल हमारे कॉम्बिनेशन ये तो बनेंगे, ए और बी के बीच में पाई बॉन्ड। एक बार में दो जगह पाई बॉन्ड लगाना है, ए बी के बीच में पाई बॉन्ड, ए सी के बीच में। इस तरह कॉम्बिनेशन करके लिखेंगे तो आपको 15 वैसे भी आ जाएगा। नहीं तो बनाइए, टाइम पास करिए बनाने के लिए, यहां काम आता है, ठीक है। यहां ये काम आएगा मैथमेटिक्स वाली बात। अरे तो बनाइए, जब 3 4 है तो कोई दिक्कत नहीं, बना भी सकते थे, लेकिन 15 20 बनने लगे फिर तो थोड़ा सोचना पड़ेगा, थोड़ा सोचना, ठीक है। उसके लिए काम आएगा। सल्फेट आयन का भी कर लेते हैं इस पे। सल्फेट आयन की बात कर लेते हैं। सल्फेट आयन, सल्फेट आयन आज सारे एग्जांपल मैं करा दूंगा, हर एक कैटेगरी का इंपॉर्टेंट है, एक हर एक कैटेगरी का। अभी हम पहला सिंपलेस्ट जो हो सकता था वो एग्जांपल यहाँ उठाया गया है, वो कॉन्जुगेटेड स्पीसीज जिनके सारे कैनोनिकल स्ट्रक्चर इक्विवेलेंट होते हैं, वो सबसे सिंपल वाले हैं, ठीक है। इसमें भी बॉन्ड लेंथ L1 L2 L3 सब बराबर होगा, क्योंकि सारे इक्विवेलेंट बनेंगे। बॉन्ड ऑर्डर के बारे में बिल्कुल बोल सकते हैं, बॉन्ड ऑर्डर सल्फेट आयन का, ठीक है। सल्फेट में मतलब एस बॉन्ड होगा, बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर क्या है, सल्फर ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड ऑर्डर, तो 1 सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड तो 1 है, उसका कुछ प्योर कंट्रीब्यूशन है सिग्मा का। पाई बॉन्ड इफेक्टिव कितना है, 2 पाई बॉन्ड 4 लोगों में डिस्ट्रीब्यूटेड है, 2 पाई बॉन्ड 4 जगह डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो 1 + 2/4 मतलब 1.5। कैनोनिकल स्ट्रक्चर कितने बनेंगे, नंबर ऑफ इसके इक्विवेलेंट इक्विवेलेंट कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स, ठीक है। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स ऑब्वियस है भाई, 2 पाई बॉन्ड है 4 जगह डिस्ट्रीब्यूट करना है, 2 पाई बॉन्ड है 4 जगह डिस्ट्रीब्यूट करना है, 4C2 6, 4C2 इक्विवेलेंट कैनोनिकल स्ट्रक्चर बनेंगे 6। चलिए और कुछ एग्जांपल लेते हैं अलग से, देखिए फिर ClO3 अब आप फटाफट कर लोगे, इसके भी जो बनेंगे बराबर होंगे। कितने बनेंगे, कैनोनिकल स्ट्रक्चर की बात करें कितने बनेंगे, 2 पाई बॉन्ड है 3 जगह डिस्ट्रीब्यूट करना है, 3C2 अरे 2 पाई बॉन्ड 3 जगह डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, कितना हो गया, तो फैक्टोरियल 3 अपॉन फैक्टोरियल 2 × 1 मतलब 3 बनेंगे इक्विवेलेंट कैनोनिकल स्ट्रक्चर। बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हैं, लेंथ के बारे में बात, ठीक है। सारे ClO लेंथ क्या होंगे बराबर, Cl बॉन्ड O लेंथ क्या होंगे बराबर। यहाँ पे क्लोरेट नाम है इसका, क्लोरेट आयन। बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा, दैट विल बी 1 प्लस कितना जी, 1 + 2/3 1 + 2/3 भाई 2 पाई बॉन्ड 3 जगह डिस्ट्रीब्यूट करना है, 1 + 2/3 1.67 ClO2 बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं। कितने का स्ट्रक्चर बनेंगे, 1 पाई बॉन्ड 2 जगह, 2C1 मतलब 2 बनेंगे, 2 इक्विवेलेंट कैनोनिकल स्ट्रक्चर बनेंगे, 1 पाई बॉन्ड 2 जगह दिखाना है, 2C1। बॉन्ड ऑर्डर लेंथ दोनों बराबर होंगे, बार बार नहीं लिखूंगा। अगर ये श्योर है कि जो भी स्ट्रक्चर बनेंगे वो इक्वली स्टेबल होंगे तो लेंथ हम बराबर, पर्टिकुलर टाइप का बॉन्ड का लेंथ बराबर बोल सकते हैं। L1 = L2। बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा, 1 + 1/2 1/2 किसके लिखा भाई, 1 पाई बॉन्ड 2 जगह डिस्ट्रीब्यूट करना है, 1/2 1.5। चलिए कुछ और एग्जांपल, बेंजीन को हमने बनाया कैनोनिकल स्ट्रक्चर। बेंजीन के भी 2 स्ट्रक्चर बनते हैं, ये दोनों इक्वली स्टेबल है, इक्वली कंट्रीब्यूटिंग है, तो इसका मतलब बॉन्ड ऑर्डर बोल सकते हैं भाई किसी भी 2 कार्बन के बीच में। बॉन्ड ऑर्डर हम बिल्कुल बता सकते हैं, बॉन्ड ऑर्डर ऑफ, हम बात कर रहे हैं कार्बन कार्बन बॉन्ड की, प्लीज बॉन्ड ऑर्डर में हमेशा आपको ये डिनोट करना होता है किस बॉन्ड की बात कर रहे हैं, क्योंकि बेंजीन में H भी होता है, CH बॉन्ड की बात नहीं कर रहे हैं, बात कर रहे हैं कार्बन कार्बन बॉन्ड की। कितना होगा देखो जरा, एक सिग्मा बॉन्ड तो प्योर है, लेकिन पाई बॉन्ड 2 लोगों में डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो 1 + 1/2
चाहे ऐसे कर सकते हैं, सिग्मा बॉन्ड प्योर है लेकिन 3 पाई बॉन्ड 6 लोगों में डिस्ट्रीब्यूटेड है, 3 पाई बॉन्ड 6 लोगों में डिस्ट्रीब्यूटेड है, 1 + 3/6 1.5। इसी कैटेगरी में ओजोन भी आ जाएगा, ओजोन O3 ये है, इसके भी 2 कैनोनिकल स्ट्रक्चर चले बना भी दे रहे हैं। वो सब ऑब्वियस था, ये बॉन्ड और कितना होगा, 1 पाई बॉन्ड 2 जगह 2C1, 2 बनेंगे इक्विवेलेंट, 2 बनेंगे इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर्स, बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा 1.5, बॉन्ड ऑर्डर 1.5। लेंथ दोनों, अगर लेंथ की बात करें दोनों बराबर होंगे लेंथ। अब ये बात हो गई सबसे सिंपल वालों की, सबसे सिंपलेस्ट वालों की, जहां ये एब्सोर्ड है कि जो भी कैनोनिकल स्ट्रक्चर बनने वाले थे देवर इक्वली स्टेबल और इक्वली कंट्रीब्यूटिंग। अब ऐसा तो होगा नहीं हमेशा, अब ऐसा तो होगा नहीं हमेशा, लेकिन हमने काफी प्रैक्टिस कर ली। एटलीस्ट ज्यादातर आप देखेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के वो सॉल्ट के आयन थे, अब सल्फेट आयन, फॉस्फेट आयन बहुत बड़ा, लेकिन ऐसा तो होगा नहीं कि हमेशा बराबर हो। ठीक है, तब क्या करें? अगर ऐसा नहीं है, चलिए सिंपल और एग्जांपल लेते हैं। अगर ऐसा नहीं है, हमको कमेंट करना है एसिटिक एसिड के, मान लो ये लेंथ L1 है और ये लेंथ L2 है, ये लेंथ क्या है L1 और L2 है। ठीक है, बिल्कुल इसमें भी रेजोनेंस, हम बात कर रहे हैं कॉन्जुगेटेड स्पीसीज की है। ऑब्लिगेशन ऑफ रेजोनेंस मतलब लगाएंगे तो उन पे हम कॉन्जुगेटेड स्पीसीज पे ही लगाएंगे, ये भी है कॉन्जुगेटेड। जरा देखो, पाई बॉन्ड और ऑक्सीजन के पास क्या है, लोन पेयर, बिल्कुल कॉन्जुगेशन है। इसका स्ट्रक्चर देखिए, इसका दूसरा स्ट्रक्चर ये वाला बनेगा। अगर हम स्टेबिलिटी की बात करें तो क्या दोनों इक्वली स्टेबल है? अगर आपने पढ़ा है तो बिल्कुल जानते हैं कि विदाउट चार्ज सेपरेशन वाला ज्यादा स्टेबल होते हैं। अब यहाँ इक्वली स्टेबल नहीं है, जो अब तक हमने एग्जांपल किए देवर इक्वली स्टेबल कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स, वहां बड़ा से फटाफट कर रहे थे। ठीक है, बहुत तेजी में कर रहे थे, लेकिन ध्यान देना है कि लिमिटेशन है, जो भी उन्होंने बात की है उसकी लिमिटेशन है, कुछ खास कंडीशन में ही एप्लीकेबल। अब ऐसा केस आता है कि किसी चीज के 3-4 बन जा रहे हैं, ठीक है, लेकिन इक्वली स्टेबल नहीं, तो हम कैसे लेंथ का कंपेरिजन करें? आंसर वही, क्वेश्चन वही है कि L1 और L2 में कौन बड़ा कौन छोटा बराबर बताना है। ठीक है, ऐसे केसेस में जो मोस्ट स्टेबल कैनोनिकल स्ट्रक्चर होगा, जो मोस्ट स्टेबल कैनोनिकल स्ट्रक्चर होंगे या होगा, उनसे जो इंफॉर्मेशन मिलेगा दैट विल बी मोर एप्रोप्रिएट। याद रखिए, अगर इक्वली स्टेबल नहीं है तो जो मोस्ट स्टेबल कैनोनिकल स्ट्रक्चर होगा वो जो इंफॉर्मेशन दे रहा होगा दैट विल बी मोस्ट एप्रोप्रिएट। अब ऐसे केसेस में हम एग्जैक्ट बॉन्ड ऑर्डर के भी बारे में कमेंट नहीं कर सकते, प्लीज जरा देखिएगा, ऐसे केसेस में हम एग्जैक्ट बॉन्ड ऑर्डर की बात भी नहीं कर सकते। चलो, इस ऑक्सीजन का मैं नाम दे दे रहा हूं ए और इस ऑक्सीजन का नाम है बी। दोनों स्ट्रक्चर में कौन ज्यादा स्टेबल? भाई पहला वाला क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है कि सी और OA के बीच में दो बॉन्ड है, वो डबल बॉन्ड जैसा है, प्लीज, और ये है सिंगल बॉन्ड करेक्टर ज्यादा इसमें, तो बिल्कुल यही इंफॉर्मेशन प्योर होगा कि L2 भाई सिंगल बॉन्ड का लेंथ डबल बॉन्ड से ज्यादा होता है, L2 विल बी मोर देन L1, L2 विल बी मोर देन L1, क्योंकि यहां से तो यही इंफॉर्मेशन मिल रहा है। उनको छोड़िए, मतलब रेजोनेंस हाइब्रिड में 80% बोले ना, जो जितना स्टेबल होता है उसका कंट्रीब्यूशन रेजोनेंस हाइब्रिड में उतना ही ज्यादा होता है, तो रेजोनेंस हाइब्रिड में इसका कंट्रीब्यूशन कहीं ज्यादा होगा, मान लेते हैं 90-10, तो ये जो बताएगा वो ज्यादा अप्रोप्रिएट इंफॉर्मेशन होगा। और ये बता रहा है कि कार्बन और ऑक्सीजन नंबर A के बीच में बॉन्ड ऑर्डर लगभग 2 है। देखा आपने क्या बोला, लगभग 2। इस बार बॉन्ड ऑर्डर के बारे में भी कमेंट डायरेक्ट बोलना थोड़ा उचित नहीं होगा, तो लगभग तो बिल्कुल L1 क्या होगा, छोटा होगा, डबल बॉन्ड। अब बॉन्ड ऑर्डर की बात भी कर लेते हैं, बॉन्ड ऑर्डर। अब यहां देखो, C और OA के बीच में बॉन्ड ऑर्डर ऑफ C और ऑक्सीजन नंबर, मैंने दैट विल बी क्लोज टू 2। देखा, हमने एग्जैक्ट 2 लिखना थोड़ा उचित नहीं है इसमें। क्यों एग्जैक्ट 2 लिखना उचित नहीं है? बेचारे को उसको भी तो ध्यान दीजिए। ठीक है, बेचारे इनके आगे गरीब है, बेकार है बेचारा, लेकिन उसका भी कंट्रीब्यूशन है, कुछ तो है। 90-10 मानिए 10% तो है उसका कंट्रीब्यूशन, उसकी बात मानिए। वो भी तो कह रहा है कि सर मेरा भी बात मानिए कि मैं भी ये तो बता रहा हूं कि ऑक्सीजन नंबर A के साथ थोड़ा सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर है, थोड़ा सा ऑक्सीजन नंबर A के बीच C और O के बीच में सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर है, थोड़ी बड़ी बात मानिए। ठीक है, उतनी औकात नहीं है आपके जैसे, लेकिन मेरी तो बात मानिए।
तो हम क्या कमेंट करेंगे कि बॉन्ड ऑर्डर ऑफ सी बॉन्ड ओ ए विल बी अप्रोक्सीमेटली 2। मतलब अगर पूछा जाए एग्जाम में कि ठीक है, अगर 2 लिखा हो एग्जाम में कि कितना हो तो 2, ठीक है 2, लेकिन एग्जैक्ट कोई पूछे कि 2 से थोड़ा सा ज्यादा कि कम, तो हम क्या कहेंगे, थोड़ा सा कम, मे बी 1.9, 1.91, 95, 1.85। आप एग्जैक्ट तो नहीं बोल सकते, ठीक है। 2 से हम क्या बोलेंगे, थोड़ा सा कम, थोड़ा सा कम। हाँ, आंसर अगर मेंशन करता है कि 2 के बराबर, बिल्कुल एग्जैक्टली 2 तो नहीं, अप्रोक्सीमेटली 2 तो है, 2 से थोड़ा सा कम, क्योंकि उसकी बात भी रखिए। वो कह रहा है ना कि आप बोल रहे हैं बॉन्ड ऑर्डर 2, ये बोल रहे हैं बॉन्ड ऑर्डर 2 जो मालिक है, मेन है, और ये बोल रहा है थोड़ा सा, मेरा भी रखिए, ये बोल रहा है बॉन्ड ऑर्डर 2 से थोड़ा सा कम, सिंगल बॉन्ड करेक्टर में बता रहा हूं। तो हम बोलेंगे क्या, चलिए दोनों को मिला के, पेरिजिनिन साइक्लोइड में कंट्रीब्यूशन दोनों का है, कम ज्यादा से क्या मतलब, दोनों को मिला के अगर बात रखें तो बॉन्ड ऑर्डर विल बी क्लोज टू 2 एंड प्रिसाइजली स्लाइटली लेस देन 2, स्लाइटली लेस देन 2, मे बी 1.9, 1.95। यहां क्या बोल सकते हैं, यहां भी आप सब समझ गए होंगे। देखा इसमें इस बार थोड़ा सा हमने, ठीक है, उस बार बड़ा तेजी से बॉन्ड ऑर्डर निकाल लेते ये क्योंकि वो इक्वली कंट्रीब्यूटिंग थे, तो इस बार प्रिसाइज नहीं बोल सकते इतना। अब सी बॉन्ड ओबी की भी बात तो नहीं की रखी जाएगी, ये बोल रहे हैं बॉन्ड ऑर्डर 1 है सी और ओ बी, और ये बोल रहा है नहीं भाई थोड़ा सा डबल बॉन्ड करेक्टर है, तो हम क्या बोलेंगे, बॉन्ड ऑर्डर विल बी स्लाइटली क्या बोल सकते हैं, मोर देन 1, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1, बिल्कुल इनकी बात रखें। लेकिन कोई पूछे 1 से थोड़ा ज्यादा कि थोड़ा कम, अगर ऐसा पूछ रहा है 1 लिखना ठीक है, लेकिन कोई अगर एग्जैक्ट कहीं क्वेश्चन में पूछा है कि 1 से ज्यादा बोलेंगे कि थोड़ा सा कम, तो हम बोलेंगे थोड़ा सा ज्यादा, थोड़ा सा ज्यादा, 1.2, 1.3, कुछ भी ऐसा, जो भी वर्ड नहीं बोला जा रहा है, मतलब 1 से थोड़ा सा, ये तो ठीक है, 1 से सर थोड़ा सा ज्यादा, क्योंकि ये भी जो बेचारे का कंट्रीब्यूशन कम है वो भी तो कुछ बोल रहा है कि सर डबल बॉन्ड करेक्टर मेरा भी रखिए, मैं भी तो कुछ बता रहा हूं, 10% मेरी बात मानी, ठीक है। तो इन सब बातों को ध्यान में रखना है। देखिए पिछले एग्जाम्पल से इसमें कहाँ अंतर है कि हम बहुत, ठीक है, मतलब एब्सोल्यूट नहीं हो पाए, इस बार हमारे स्टेटमेंट एब्सोल्यूट नहीं थे, पिछले फटाफट बोले ये बॉन्ड ऑर्डर, ये बॉन्ड ऑर्डर, क्योंकि देखो दोनों में अंतर है, दोनों में अंतर है। रेजोनेंस से बॉन्ड ऑर्डर बराबर नहीं होता है, बॉन्ड लेंथ बराबर नहीं होता है, जब इक्वली कंट्रीब्यूटिंग हो तब ऐसा होता है। अब आई होप कि आप समझ गए होंगे बातों को। तो चलिए कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए अब हम लेंथ के बारे में कमेंट कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग बॉन्ड लेंथ इज हायर, बिल्कुल। अब जरा देखो, इसका बस कुछ नहीं करना है, कैनोनिकल डायग्राम बनाना है, कैनोनिकल डायग्राम बनाएंगे तो हमको आइडिया लग जाएगा। इसका डायग्राम बनाएंगे, रेजोनेंस होने से कुछ नहीं होता है, बॉन्ड लेंथ बराबर। चलिए इसका डायग्राम बनाते हैं, चलिए इसको हमने इधर कर दिया और इसको आगे बढ़ा दिया, तो अगला स्ट्रक्चर जो बनेगा वो कुछ ऐसा रहा होगा, सी डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड सी, ठीक है। यहां लेंथ L1 है ये, और ये सॉरी यहां पे आएगा C माइनस L2 CS3, ऐसा कुछ L2, और ये है कहां गया, ये L1 था। तो अब जगह देखो ऑब्वियस है, ऑब्वियस दिख रहा है कि यहाँ तो रेजोनेंस का कोई इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है, यहाँ पे रेजोनेंस का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, यहाँ पे स्लाइटली थोड़ा सा देखो, यहाँ सिंगल बॉन्ड है, प्योर सिंगल बॉन्ड, कोई रेजोनेंस का टर्म नहीं है, प्योर सिंगल बॉन्ड, और यहाँ पे थोड़ा स्लाइटली इस सिंगल बॉन्ड में आ रहा है डबल बॉन्ड कैरेक्टर, इस सिंगल बॉन्ड में आ रहा है जो L1 वाला लेंथ है, थोड़ा सा डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ रहा है। जब कैसे पता चला, हाउ में तो नहीं पता चला, जब हमने इसका कन्जुगेशन बनाया, कैनोनिकल स्ट्रक्चर बनाया, तो लगा कि L1 वाले में थोड़ा सा डबल बॉन्ड कैरेक्टर तो है, रेजोनेंस ही तो होता है। रेजोनेंस से क्या होता है भाई, डबल बॉन्ड में सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर एंड सिंगल बॉन्ड में आता है डबल बॉन्ड कैरेक्टर, तो आ गया सिंगल बॉन्ड में डबल बॉन्ड कैरेक्टर। अब हम कमेंट कर सकते हैं कि L2 विल बी मोर देन L1, L2 विल बी मोर देन L1। अब देखिए थोड़ा सा और बॉन्ड लेंथ के कुछ क्वेश्चन करते हैं, फिर हम आगे आएंगे और बातों पे। कई बार डायरेक्ट पूछे गए हैं, आप देखिए इसको, ओह ये तो थोड़े से बॉन्ड लेंथ के और क्वेश्चन, पहले कुछ बॉन्ड लेंथ के और क्वेश्चन करते हैं। मेन ध्यान देना है कि कब हम एग्जैक्ट कमेंट बोल सकते हैं, कब अप्रोक्सीमेट। पूछा क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग है सॉर्टेड C1 C2 बॉन्ड लेंथ,
तो हमने देख लिया कि सी बाई हर जगह देखिए C1 C2 के बीच में है सिग्मा बॉन्ड बना हुआ है, लेकिन रेजोनेंस से क्या आता है सिंगल बॉन्ड में डबल बॉन्ड कैरेक्टर, डबल बॉन्ड में सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर। तो ऑब्वियस यही पूछ रहे हैं कि जहां जिस सिंगल बॉन्ड में डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा या ज्यादा आएगा उसकी लेंथ थोड़ी सी कम हो जाएगी। अब जरा देखिए क्या यहाँ पे कहीं रेजोनेंस है, अगर आपने रेजोनेंस पढ़ा है क्या ये कॉन्जुगेटेड स्पीशीज है, बिल्कुल नहीं। तो जो कॉन्जुगेशन है जहां पे पाई और पाई का वो एक ही मिल रहा है, जहां पे कॉन्जुगेशन है पाई पाई का वो तो एक ही है। अब देखिए इसका जब देखो भाई पाई बॉन्ड के बीच में है रेजोनेंस, ए डबल बॉन्ड बी सी टारगेट पाई बॉन्ड, इसका हम बनाएंगे कैनोनिकल डायग्राम। कैनोनिकल डायग्राम बनाते ही पता चलेगा कि C1 C2 के बीच में स्लाइटली क्या है पाई बॉन्ड कैरेक्टर, इसका ऐसे बनाएंगे स्ट्रक्चर, ऐसे स्ट्रक्चर बनाएंगे इसका दूसरा, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होगा। अब इसमें क्या आ रहा है इसका मतलब, ये देखिए इस बॉन्ड में आ रहा है स्लाइटली डबल बॉन्ड कैरेक्टर, मतलब सबसे शॉर्टेस्ट C1 C2 बॉन्ड कहाँ है 2D में, सबसे शॉर्टेस्ट C1 C2 बॉन्ड मतलब किस में, किस सिंगल बॉन्ड में डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, और किसी में तो था भी नहीं, और किसी में तो था ही नहीं, कॉन्जुगेशन ही नहीं था कुछ। चलिए अब और आगे करते हैं। अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ, ठीक है क्या रखिए, फिर से बात करेंगे रेजोनेंस से क्या आता है डबल बॉन्ड में सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर और सिंगल बॉन्ड में डबल बॉन्ड कैरेक्टर, ठीक है इस बात को, इसका मतलब कोई अगर डबल बॉन्ड है, अगर C डबल बॉन्ड O है, इसका मतलब इस बॉन्ड में जितना ज्यादा कॉन्जुगेशन होगा, इस बॉन्ड का जितना ज्यादा रेजोनेंस होगा उतना ही इसमें सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा, ये तो है रेजोनेंस, रेजोनेंस प्रोड्यूसेस सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर इन डबल बॉन्ड, जितना ज्यादा C डबल बॉन्ड O का कॉन्जुगेशन होगा उतना इसमें सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा, उतना ही लेंथ इसका बढ़ता जाएगा। अब मान लेते हैं ये लेंथ है L1, ये लेंथ है L2, चलिए L3 और L4, इस बात को ध्यान रखना है भाई। और सिंपल सिंगल बॉन्ड की लेंथ प्योर अगर सिंगल बॉन्ड है वो सबसे बड़ा लेंथ का होता है, तो पहले हमको ये देखना है कि प्योर सिंगल बॉन्ड कौन सा है, ये देखो L2 प्योर सिग्मा बॉन्ड जो है वो है L2, L2 क्या होगा सबसे ज्यादा, L2 क्या होगा सबसे ज्यादा, प्योर सिग्मा बॉन्ड है, कुछ उसमें डबल बॉन्ड कैरेक्टर नहीं, कहां है कॉन्जुगेशन कुछ नहीं। प्योर डबल बॉन्ड कौन सा है, प्योर डबल बॉन्ड, ये देखो इस बॉन्ड को देखिए, क्या इस पाई बॉन्ड का कहीं से रेजोनेंस है, बिल्कुल नहीं। क्या इस पाई और इस पाई के बीच में कोई कॉन्जुगेशन है, बिल्कुल नहीं। तो ये तो प्योर डबल बॉन्ड है, तो ये तो सबसे लीस्ट होगा। अरे भाई सिंगल बॉन्ड बड़ा डबल बॉन्ड छोटा, अब मिक्स कैरेक्टर तो रेजोनेंस में आता है, ठीक है। अब इन दोनों में L3 और L4 में देखिए, अब इसमें है पाई और पाई के बीच में रेजोनेंस, पाई बॉन्ड का है कॉन्जुगेशन, और कॉन्जुगेशन से क्या आता है डबल बॉन्ड में सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर, जितना दूर तक एक्सटेंशन होगा, जितना दूर तक एक्सटेंड होगा रेजोनेंस का, उतना ज्यादा डबल बॉन्ड में आएगा सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर। इसमें देखिए इसमें रेजोनेंस कहां से कहां तक है, इसमें रेजोनेंस यहां यहां यहां, इतना दूर तक कॉन्जुगेशन है पूरा, देखो आप बना भी सकते हैं कॉन्जुगेशन। इसमें रेजोनेंस कहां से कहां तक है, बस यहां तक। देखिए एक्सटेंड ऑफ कॉन्जुगेशन इसमें ज्यादा है, चूंकि एक्सटेंट ऑफ कॉन्जुगेशन इसमें ज्यादा है, इसका मतलब हम कमेंट कर सकते हैं कि L3 जो L3 वाला बॉन्ड है उसमें सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर ज्यादा आएगा, क्योंकि एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस इसमें ज्यादा है, तो L3 वाले में L4 से ज्यादा सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा, तब L3 L4 L3 L4 भाई, जितना ज्यादा सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा लेंथ बढ़ता जाएगा। बॉन्ड ऑर्डर के बारे में अगर कमेंट करना हो तो देखिए क्या बोल सकते, अगर पूछ दिया बॉन्ड ऑर्डर के बारे में क्या बोलेंगे, बॉन्ड इन लोगों के, तो यहां बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा, यहां बॉन्ड ऑर्डर होगा पहले L1 में एग्जैक्टली 1, यहां पे जो यहां L2 लिखा था लेंथ, यहां पे बॉन्ड ऑर्डर होगा प्योर 2, और इन दोनों में बॉन्ड ऑर्डर होगा 1 से 2 के बीच में, 1 से 2 के बीच में, क्योंकि डबल बॉन्ड में एग्जैक्ट कितना होगा वो नहीं बता पाएंगे, लेकिन और क्या बता सकते हैं। अब ऑब्वियस है भाई, बॉन्ड अगर आ गया है तो हम ये तो बोल सकते हैं ना, बिल्कुल एग्जैक्ट तो नहीं बता सकते कि L3 और L4 के केस में बॉन्ड ऑर्डर एग्जैक्टली C और O बॉन्ड का बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा, दैट विल बी बिटवीन 1 and 2, लेकिन हम कमेंट ये कर सकते हैं कि बॉन्ड ऑर्डर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ, ये तो पढ़ाई है, जहां बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा वहां बॉन्ड लेंथ क्या होगा कम, या वाइस वर्सा। कौन सा बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा, अगर इन दोनों में काम बात करें, इसमें सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर ज्यादा है तो वो वाला बॉन्ड ऑर्डर L4 वाला बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा इनसे, दोनों 1 से 2 के बीच में कुछ होंगे,
एग्जैक्ट तो नहीं बता सकते, क्योंकि वो इक्वली कंट्रीब्यूटिंग, फिर एग्जैक्ट कब हो सकते हैं, जब कुछ इक्वली कंट्रीब्यूटिंग डिजिटिंग स्ट्रक्चर हो, ऐसा तो दिख नहीं रहा। नेक्स्ट देखते हैं, अरेंज फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड लेंथ। अरेंज फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड। फिर से वही बात, रेजोनेंस से क्या आता है, सिंगल बॉन्ड में डबल बॉन्ड करेक्टर एंड वाइस वर्सा। तो फिर से हमको ये सोचना होगा कि प्योर सिंगल बॉन्ड प्योर डबल बॉन्ड कहाँ है, ये है L1 L2 L3 और L4। प्योर सिंगल बॉन्ड कौन सा है, ये देखो प्योर सिंगल बॉन्ड L3, कहीं उसका कॉन्जुगेशन नहीं, सबसे बड़ा। प्योर डबल बॉन्ड देखिए L2, ये सबसे छोटा। प्योर सिंगल बॉन्ड L3। हम बात करें बॉन्ड लेंथ, चलिए इसको 1 2, हम बॉन्ड ऑर्डर भी देख लेंगे इसमें बॉन्ड ऑर्डर भी, इस केस में बॉन्ड ऑर्डर एग्जैक्ट नहीं बोलेंगे, खासकर जहां रेजोनेंस अनइक्वल कंट्रीब्यूशन वाले हो, लेकिन ऑर्डर तो बता ही सकते हैं, डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग, वो देख लेते हैं। L3 सबसे बड़ा, L2 सबसे छोटा। L3 इज प्योर सिग्मा बॉन्ड, L2 इज प्योर डबल बॉन्ड, ठीक है। अब इन दोनों ही केस में एनिलीन और ये जो है डेरिवेटिव ऑफ एनिलीन, इसमें है रेजोनेंस, ठीक है। अब देखिए, और हमने पढ़ा शुरुआत में बॉन्ड कैसा है, सी और एन के बीच में शुरुआत में है सिंगल बॉन्ड। इसका मतलब जितना आगे रेजोनेंस होता जाएगा उस सिंगल बॉन्ड में क्या आएगा, डबल बॉन्ड करेक्टर आता जाएगा। जितना ज्यादा रेजोनेंस होगा उस सिंगल बॉन्ड में आएगा डबल बॉन्ड करेक्टर आता जाएगा और वो लेंथ छोटा हो जाएगा। जरा देखिए, कुछ नहीं, हमको बस कॉन्जुगेशन बनाना है। एनिलीन की कॉन्जुगेशन हम बना चुके हैं। एनिलीन के जैसे ही आप एक स्ट्रक्चर बनाएंगे आपको लग जाएगा, आपको ये पता चल जाएगा कि इसके सी सिंगल बॉन्ड एंड में क्या है, डबल बॉन्ड करेक्टर है। 5 डायग्राम बनेंगे कैनोनिकल। अब ये चीज तो आपको वहां भी देखने को मिलेगी, हमको बस देखना है क्या, ये CHO का क्या रोल है, CHO का रेजोनेंस में क्या रोल है। याद रखिए, जितना ज्यादा होगा रेजोनेंस सी सिंगल बॉन्ड एंड में, उतना ज्यादा उसमें आएगा डबल बॉन्ड करेक्टर। जितना ज्यादा होगा उसमें कॉन्जुगेशन, एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस ज्यादा होगा, उतना ही ज्यादा डबल बॉन्ड करेक्टर आएगा, ठीक है। चलिए इसके बना लेते हैं। जितना ज्यादा एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस होगा उतना ज्यादा क्या आएगा उसमें, सी सिंगल बॉन्ड एंड में आएगा डबल बॉन्ड करेक्टर, डबल बॉन्ड करेक्टर। फिर से याद करिए, शुरुआत में अगर डबल बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड करेक्टर ज्यादा आएगा। शुरुआत में सिंगल बॉन्ड है, जिस पर्टिकुलर पोजीशन की बात कर रहे हैं तो उसमें डबल बॉन्ड करेक्टर आएगा। यही है कॉन्जुगेशन। और एक ये, चलिए इसमें इतना एक्सटेंट था रेजोनेंस का एनिलीन में। अब मेन है ये जो बेंजल डिहाइड वाला है टर्म डेरिवेटिव, हमको देखना है CHO का रोल। इसके भी रेजोनेंस शुरुआत से बनाते चलते हैं एनिलीन के, बस रेजोनेंस सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरी है ही। आपको कैनोनिकल डायग्राम बनाने आना ही चाहिए, तभी आप सोच पाएंगे, तभी आप इंटरप्रेट कर पाओगे कि किसमें एक्सटेंट ज्यादा होगा रेजोनेंस का। अब जहां डिफरेंस आएगा वहां तक हम बनाएंगे, जहां पे CHO का रोल पता चलेगा वहां तक हमको ड्रॉ करना है। क्या करें में CHO, दोनों में अंतर किस बात का है भाई, दोनों डायग्राम में CHO, पैरा पे जो CHO ग्रुप है उसका रोल देखना है, उसका रोल देखना है। आंसर हमारे पास क्लियर है कि जिस केस में रेजोनेंस ज्यादा होगा उस केस में सी सिंगल बॉन्ड एंड में डबल बॉन्ड करेक्टर ज्यादा होगा, उसका लेंथ कम हो जाएगा, उसका लेंथ कम हो जाएगा। यहां डबल बॉन्ड आ गया, यहां आ गया। अब पता चलेगा CHO का रोल। अब जरा देखिए, इस चीज के बगल में क्या है, माइनस चार्ज है, माइनस चार्ज आ गया। अब माइनस चार्ज जब आ गया यहाँ पे तो इस माइनस को यहां से हो जाएगा कॉन्जुगेशन डबल बॉन्डों से, इस माइनस चार्ज का सी डबल बॉन्डों से हो जाएगा कॉन्जुगेशन। इसका मतलब क्या है, इस केस में CHO जो है वो रेजोनेंस को बढ़ा रहा है, CHO जो है रेजोनेंस में और हेल्प कर रहा है, और हेल्प कर रहा है, डिस्पर्सन ऑफ चार्ज में और हेल्प कर रहा है। आपको एक एक्स्ट्रा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिल पा रहा है यहाँ पे। ये व्यवस्था तो उसमें नहीं थी एनिलीन में। इसका मतलब हम बोल सकते हैं, अब हमको पता, आगे बनाने की जरूरत नहीं है। अब हमको पता चल गया कि जो फोर्थ नंबर है, फोर्थ में एक्सटेंट ऑफ कॉन्जुगेशन ज्यादा है, इसलिए L4 जो है
L1 से तो छोटा ही होगा, आंसर आ गया। L3 सबसे बड़ा, L1, फिर L4 और L2 तो प्योर डबल बॉन्ड। L1 और L4 में डबल बॉन्ड करेक्टर है, मतलब 1 और 2 के बीच का बॉन्ड है वो, लेकिन L2 तो प्योर डबल बॉन्ड है, तो सबसे छोटा होगा। बॉन्ड लेंथ आगे, बॉन्ड लेंथ के बारे में हमने सोच लिया, जितना ज्यादा रेजोनेंस उतना ज्यादा सिग्मा बॉन्ड में डबल बॉन्ड करेक्टर। बॉन्ड ऑर्डर बोल सकते हैं, बॉन्ड ऑर्डर का भाई क्या, ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर के टर्म में क्या होगा, सबसे ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर बात कर रहे हैं किसका, बॉन्ड ऑर्डर ऑफ सी बॉन्ड एंड की बात कर रहे हैं। भाई बॉन्ड ऑर्डर मॉलिक्यूल का नहीं होता है, किसी पर्टिकुलर टाइप का बॉन्ड का होता है। सी बॉन्ड एंड आप कमेंट कर सकते हैं। सबसे छोटा बॉन्ड ऑर्डर कितने किसमें होगा, सबसे बड़ा बॉन्ड ऑर्डर कहाँ होगा, सबसे बड़ा बॉन्ड ऑर्डर कहाँ है भाई, 2 में, 2 में, अरे डबल बॉन्ड है, प्योर डबल बॉन्ड है। सबसे छोटा किसमें है, 3 में, प्योर सिंगल बॉन्ड है। इन दोनों में, इन दोनों में यहां पे बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा, 2, बस इसी का उल्टा करना था, 2 4 1 3। अरे बॉन्ड ऑर्डर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ, और क्या कर रहे हैं, बॉन्ड ऑर्डर ऑफ कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग तो सेट कर ही सकते हैं, अरे लेंथ लिख दिया तो उसका उल्टा कर दो, बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा। और क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज इक्वल सी बॉन्ड सी लेंथ, जरा देखिए, हमने बेंजीन का कर लिया है, बेंजीन में दोनों भाई, दोनों स्ट्रक्चर बनते हैं, इक्वली स्टेबल है और वहां लेंथ बराबर होगा, बॉन्ड ऑर्डर भी निकाल सकते हैं, तो ये तो सही है, ये करा चुका हूं मैं। बेंजीन का दो इक्वली कंट्रीब्यूटिंग डिजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, तो सारे के सारे सी बॉन्ड लेंथ क्या होंगे, बराबर, बॉन्ड ऑर्डर विल बी 1.5। जरा ब्यूटाडाइन को देखें, ब्यूटाडाइन ये है, ब्यूटाडाइन ये है, ठीक है, मान लेते हैं ये लेंथ L1 है, ठीक है, ब्यूटाडाइन के दो स्ट्रक्चर बनेंगे, चलिए बना लेते हैं पहले, ब्यूटाडाइन के दो स्ट्रक्चर बनेंगे, और बनाते ही पता चल जाएगा कि दोनों इक्वली स्टेबल तो नहीं, ये सामने है, ब्यूटाडाइन के दो स्ट्रक्चर और वो इक्वली स्टेबल तो नहीं है। आप क्या लेंथ के बारे में कैसे कमेंट करेंगे, ऐसे केसेस में क्या करते हैं, जो मोस्ट स्टेबल कैनोनिकल फॉर्म है वो जो बता रहा है उस इंफॉर्मेशन को मानिए करेक्ट। मतलब रेजोनेंस हाइब्रिड में 90% जिसका कंट्रीब्यूशन है, 10% उनका है, जिसकी बात मानी जाएगी ज्यादा। तो ये क्या बता रहा है कि यहाँ L2 में है सिंगल बॉन्ड करेक्टर प्योरली, और ये है L1 छोटा होगा, तो ये तो नहीं ऑप्शन है। सी बॉन्ड सी, बिल्कुल कॉन्जुगेशन तो है इसमें, जरा देखो, जो सी वाला स्ट्रक्चर है ये तो हो गया बी की बात। मान लेते हैं ये है लेंथ, यहां पे ले दिया L1, ये लिख दिया L2, ठीक है, तो इसके भी स्ट्रक्चर बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है, तो सिंपल इसी तरह से बनेगा भी। रेजोनेंस से लेंथ बराबर नहीं होता है, इक्वली कंट्रीब्यूटिंग रेजोनेंस से बराबर होता है। इसके जो अगला स्ट्रक्चर बनेगा इसका, दैट विल बी, यहां पे आएगा माइनस, यहां पे आएगा प्लस। क्या इक्वली कंट्रीब्यूटिंग नहीं है, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं है। ये ज्यादा इंफॉर्मेशन ये जो बताएगा, ये मोर स्टेबल स्ट्रक्चर है, ये जो बताएगा इसके बात मानिए। ये क्या बता रहा है कि L1 में है डबल बॉन्ड करेक्टर ज्यादा, L2 है सिंगल बॉन्ड, तो L2 विल बी, यहां पे L2 विल बी मोर देन L1। चलिए नेपथलीन को देख लेते हैं। नेपथलीन, अगर नेपथलीन में मान लेते हैं ये बॉन्ड, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बॉन्ड लेंथ L1 है, ये L2 है, इसको भी जरा देखिए, इसके बारे में क्या कमेंट कर सकते हैं। करना वही है, आपको बनाना है कैनोनिकल डायग्राम। लेंथ ठीक है, रेजोनेंस सब में है, लेकिन रेजोनेंस से लेंथ बराबर नहीं होता है। कब बराबर होता है लेंथ, जब सारे कैनोनिकल स्ट्रक्चर इक्वली स्टेबल हो, अदरवाइज हम जो मोस्ट स्टेबल है उसकी बात हम मानेंगे, सिंपल, जो मोस्ट स्टेबल है उसका इंफॉर्मेशन माना जाएगा। अब देखते हैं नेपथलीन के बारे में। नेपथलीन में अगर लेंथ L1 और L2 है, नेपथलीन में लेंथ अगर L1 और L2 है तो क्या कमेंट कर सकते हैं। इससे पहले हमने नेपथलीन के स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लिए हैं, 3 कैनोनिकल स्ट्रक्चर बनते हैं, लेकिन दिक्कत ये है, वो भी हमने किया है, इक्वली स्टेबल नहीं। उन लेक्चर्स को अगर आप नहीं देखे, जरूर देखिए, कैनोनिकल स्ट्रक्चर और साथ साथ में उनके स्टेबिलिटी का ऑर्डर, क्योंकि पूरा का पूरा लेक्चर आप देखेंगे बराबर रेफरेंस दिया जा रहा है, बराबर रेफरेंस को आपको मिल रहा है। इसमें हमने लगाया था कौन सा रूल, इनमें हमने स्टेबिलिटी का जो 1 2 3 बन रहे हैं, इनमें स्टेबिलिटी का कंपेरिजन करने के लिए लगाया है फ्राइज रूल। फ्राइज रूल
अब फ्राइज रूल लगाया तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर आता है 2 सबसे बड़ा, 1 इक्वल टू 3। ये है स्टेबिलिटी का ऑर्डर इन तीनों स्ट्रक्चर में। नेपथलीन के 3 कैनोनिकल स्ट्रक्चर में ये है स्टेबिलिटी का ऑर्डर। कैसे बनाते हैं, कैसे कंपेयर करते हो, हम पढ़ चुके हैं। अब चूंकि इक्वली स्टेबल नहीं, तो सबसे बढ़िया जो भाई है इन तीनों में, उनकी उसकी बात मानिए भाई। वो क्या बता रहा है, वो क्या बता रहा है सबसे स्टेबल वाला। देखिए कि यहाँ पे जो आप L1 लिख रहे हैं, यहाँ पे L1 L2 लिख देते हैं। L1 में कैसा है, पी डबल बॉन्ड बोल नहीं सकते, देखा ना, इस बार बॉन्ड ऑर्डर के बारे में कमेंट नहीं कर सकते। ये बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो बॉन्ड, चलो अगर कार्बन की हम नंबरिंग कर देते हैं, यहाँ पे हम कार्बन की नंबरिंग, ये है कार्बन नंबर 1 2 3, चलिए तो अब हम कमेंट कर सकते हैं कि कार्बन नंबर 1 और 2 के बीच का जो बॉन्ड है वो दैट इज क्लोज टू 2, बॉन्ड ऑर्डर क्लोज टू 2, क्योंकि इनकी बात कुछ तो रखी। कार्बन नंबर 1 एंड 2 के बीच में जो बॉन्ड ऑर्डर है दैट इज क्लोज टू 2, एंड 2 और 3 के बीच में क्लोज टू 1, तो ऑब्वियस है कि L2 विल बी मोर देन L1। आंसर तो आ गया था बेंजीन। पूछा था किसमें बॉन्ड लेंथ बराबर है, इसमें बॉन्ड लेंथ बराबर नहीं। हमने पूरा फोकस किया जो मेजर कंट्रीब्यूटिंग है, मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर है, वो क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है उस पर जरा देखिए। C1C2 बॉन्ड ऑर्डर इज क्लोजर टू 2 अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है, स्लाइटली लेस देन 2, ये बोलना भी ठीक रहेगा। एंड C2C3 बॉन्ड ऑर्डर इज स्लाइटली मोर देन 1, क्योंकि फिर भी हमको 1 और 3 बेकार है कंपेरिजन टू 2, लेकिन कुछ तो कंट्रीब्यूशन है, उसकी बात भी रखनी पड़े। आप जरा देखिए, अब बॉन्ड ऑर्डर वाले क्वेश्चन कुछ दूसरे तरीके से, अभी हमने बॉन्ड लेंथ का कंपेरिजन किया, वो सवाल कुछ और तरीके से भी आ सकते हैं, वो सवाल कुछ और तरीके से भी आ सकते हैं। देखिए एक क्वेश्चन देखते हैं फिर इसमें समझते हैं। Which of the following compound can exhibit free rotation? फ्री रोटेशन अबाउट कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ठीक है, क्वेश्चन तो इतना ही था, लेकिन मैं और प्रिसाइज कर देता हूं, अबाउट C डबल बॉन्ड C। अभी फ्री रोटेशन, ठीक है, फिक्स हैंडल रोटेशन क्या है, बैरियर रोटेशन बैरियर क्या है, उसको जरा समझते हैं। आइसोमरीज जब आप पढ़ेंगे तो ये टर्म ज्योमेट्रिकल आइसोमरीज में आता है कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के अराउंड रिस्ट्रिक्शन क्या होता है, हिंडर्ड होता है, फ्री रोटेशन नहीं होता है, जबकि सिंगल बॉन्ड के अराउंड रोटेशन क्या है, फ्री है। अगर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो रोटेशन फ्री है। अब देखिए क्या है फ्री रोटेशन और रोटेशनल बैरियर क्या है, कहां फ्री नहीं है कहां फ्री है रोटेशन, इस बात का मतलब क्या है। चलिए मान लेते हैं हमारे पास दो, चलिए एग्जांपल के लिए दो कैनवस की गेंद है, दो कैनवस की गेंद है, हमने उसको एक रस्सी से बांध दिया, दो कैनवस की गेंद लिया, ठीक है सिंपल, दो कैनवस की गेंद लिया सिंपल, और उसको एक रस्सी से बांध दिया। अब क्या कर सकते हैं, एक कार्बन को, एक गेंद को, कैनवस की गेंद मतलब समझना कार्बन, कैनवस की गेंद का मतलब कार्बन, उसको विजुलाइज करने के लिए बताया जा रहा है। दो कैनवस की गेंद ली हमने और उसको एक रस्सी से बांध दिया। अब क्या करना है आपको, अगर एक कार्बन एक कैनवस की गेंद को होल्ड करके दूसरे को घुमा सके विदाउट ब्रेकिंग द रस्सी, विदाउट ब्रेकिंग द बॉन्ड, तो इसका मतलब रोटेशन फ्री है। एक गेंद को पकड़ के दूसरे गेंद को घुमा सके विदाउट ब्रेकिंग द रोप, तो उसका मतलब है कि रोटेशन फ्री है। क्या ये कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। आप जरा सोच लीजिएगा, घर पे भी आजमा लीजिएगा। सिंपल, दो कैनवस की गेंद है, इनके बीच में रस्सी बनाई गई है, आप एक गेंद को ऐसा बना दीजिए उसमें होल्ड करके कि एक गेंद को घुमा सके, एक गेंद को होल्ड करके दूसरे को घुमा सके, आप घुमाते रहिए, कोई दिक्कत नहीं होगी, रस्सी नहीं टूटेगी, रस्सी नहीं टूटेगी। अब दूसरी बात, ये हो गया फ्री रोटेशन का। तो ये मतलब था हमारा कि सिग्मा बॉन्ड मतलब दो कार्बन, अगर दो कार्बन सिग्मा बॉन्ड से कनेक्टेड हो, दो कार्बन अगर सिग्मा बॉन्ड से केवल कनेक्टेड है, तो किसी एक को होल्ड करके, एक करके दूसरे घुमाते रहिए, किसी एक को होल्ड करके दूसरे को जितना मन करे उतना घुमाते रहिए, कुछ नहीं टूटेगा, बॉन्ड उनके बीच में ब्रेक नहीं होगा, ब्रेक नहीं होगा। इसको बोलते हैं फ्री रोटेशन, फ्री रोटेशन। अब दूसरी बात, अब हम दूसरा कंडीशन ला रहे हैं जहां रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड होता है, वो है डबल बॉन्ड। अब फिर से वही सिचुएशन रखिए, उन दोनों कैनवस की गेंद को आप एक रस्सी से तो बांधा ही आपने, एक और रस्सी से उनके परपेंडिकुलर यहां ले जाइए, अब बांध दीजिए, एक रस्सी यहां बंधी हुई है कोई बात नहीं, और एक और रस्सी उनके बीच में ऐसे बांध दीजिए। अब देखिए घुमा के, अब एक को होल्ड करके फिर से वही काम करना है, एक गेंद को होल्ड करके दूसरे घुमाना है, जैसे ही घुमाएंगे ऊपर रस्सी ट्विस्ट हो जाएगी, टूट जाएगी,
प्लीज इमेजिन करो, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप कर भी सकते हैं, सिंपल, बहुत सिंपल। कैनवस मतलब कार्बन, आपने जब तक एक रस्सी से कनेक्ट किया था घुमाते रहिए, कोई टेंशन नहीं, फ्री फ्री, मतलब कोई टेंशन नहीं, बॉन्ड नहीं टूटेगा। लेकिन जैसे उन्हीं दोनों गेंद को आपने दो जगह से कनेक्ट किया, एक यहाँ पे जिसको बोलते हैं सिग्मा बॉन्ड, और एक मैं बता रहा हूँ जो ऊपर से पाई परपेंडिकुलर टू द प्लेन, पाई बॉन्ड क्या बनता है, परपेंडिकुलर टू द मॉलिक्यूलर प्लेन। तो ऊपर से कनेक्ट कर दिया, काम खत्म, काम खत्म, नहीं घुमा पाएंगे आप, टूट जाएगा बॉन्ड। घुमाएंगे कोई बात नहीं, लेकिन बॉन्ड टूट जाएगा। वही है रिस्ट्रिक्शन। इसी को क्या बोलते हैं कि पाई बॉन्ड के अराउंड रिस्ट्रिक्शन क्या होता है, ठीक है, रिस्ट्रिक्शन फ्री नहीं होता है। पाई बॉन्ड के अराउंड रिस्ट्रिक्शन, रोटेशन जो है फ्री नहीं होता है। सिग्मा बॉन्ड के अराउंड रोटेशन क्या होता है, फ्री होता है, घुमा सकते हैं। और भी कई सारे रिस्ट्रिक्शन सिस्टम है, इतना मैंने बता दिया है, केवल पाई बॉन्ड नहीं, किसी भी दो कार्बन को आपने दो जगह से कनेक्ट कर दिया, काम खत्म, रिस्ट्रिक्ट हो गए वो दोनों कार्बन। किसी भी दो कार्बन एटम को, अरे कार्बन का कोई भी दो एटम को अगर आपने दो जगह से कनेक्ट कर दिया, जब तक कि सिंगल एक बॉन्ड से कनेक्टेड है, घुमाते रहिए एक होल्ड करके दूसरे को, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दो जगह से कनेक्ट किया, काम खत्म, फिर आप नहीं घुमा पाएंगे, घुमाएंगे कोई बात नहीं, बॉन्ड टूट जाएगा। याद है कंडीशन क्या है, एक को होल्ड करके दूसरे को फ्रीली घुमाना विदाउट ब्रेकिंग द बॉन्ड, उसको बोलते हैं फ्री रोटेशन। अगर बॉन्ड ब्रेकिंग का ऑप्शन आपको दिख रहा है तो मतलब रोटेशन, वो रोटेशन क्या है, रिस्ट्रिक्टेड है। अब ये सारे बॉन्ड तो डबल बॉन्ड है, हम बात कर रहे हैं इन कार्बन्स की, हम बात कर रहे हैं इन कार्बन, चलो मार्क कर रहा हूं, ये जो पूछा जा रहा है एकदम वही क्वेश्चन है जो अब तक देखना भी हम करते आ रहे हैं, लेंथ वाली बात कर रहे थे, लेंथ वाली जो बात कर रहे थे ये वही क्वेश्चन है, कुछ स्पेशल नहीं, लेंथ वाली जो बात की जा रही थी वही क्वेश्चन है। ये सारे डबल बॉन्ड है, आप, मैंने खुद बोला कि डबल बॉन्ड में राउंड घुमाना आसान नहीं है। एक कार्बन को होल्ड करके, जो ग्रीन मार्क के कार्बन है, समझो कि उन्हीं में से एक को होल्ड करके दूसरे को घुमाना है, और ये ट्विस्टिंग बॉन्ड ब्रेकिंग का ऑप्शन आ जाएगा। लेकिन फिर भी वो पूछ रहा है कौन सा है जो फ्री रोटेशन एग्जिबिट कर सकता है, अभी पूछा जा रहा है। आप बोल रहे हैं कि डबल बॉन्ड के राउंड घुमा नहीं सकते, फिर ये बोल रहे कि सभी रोटेशन कहाँ आसान है, किस मॉलिक्यूल में रोटेशन आसान है, इसका मतलब आप सीधा समझ रहे हैं। अमेरिका क्या, सिंगल बॉन्ड में रोटेशन आसान है, डबल बॉन्ड में रिस्ट्रिक्शन है। इसका मतलब यही है कि अगर किसी डबल बॉन्ड में सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाए, अगर किसी डबल बॉन्ड में सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाए, वहां रोटेशन रिलेटिवली आसान होता जाएगा। मतलब हम बोल सकते हैं मोर द सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर, मोर द सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर, ध्यान देना उस बात को, मोर द सिंगल। और भी बहुत सारे रिस्ट्रिक्टेड सिस्टम है, आपको सोचिएगा जरा, आप या तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। बाकी ज्योमेट्रिकल में देखना है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिक में केवल डबल बॉन्ड ही नहीं, मैंने कहा किसी दो, सोचो जरा, दो कार्बन को अगर अगर आपने दो जगह से बांध दिया, मैंने एक से ज्यादा जगह से, एक जब तक एक बॉन्ड से बंधे कोई दिक्कत नहीं, घुमाते रहिए कार्बन को, बॉन्ड नहीं टूटेगा। दूसरी जगह से बांधा, तीसरी जगह से बांधा, काम खत्म, फिर घुमा नहीं पाएंगे। पूरे मॉलिक्यूल को घुमा सकते हैं, यहां बात नहीं हो रही है, यहां बात करिए एक को होल्ड करिए, दूसरे को घुमाइए, कर सकते हैं विदाउट ब्रेकिंग द बॉन्ड, तो ठीक है, नहीं तो फिर वही रिस्ट्रिक्शन कहलाता है। मोर द सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर इन अ डबल बॉन्ड, मोर द सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर इन अ डबल बॉन्ड, प्लीज मतलब समझना, मोर इजियर विल बी रोटेशन, बोल सकते हैं, बिल्कुल यही बोलना है, मोर इजियर विल बी रोटेशन, नोट कर ली इस बात को। लेकिन ये कंक्लूजन जरा समझे, कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया जा रहा, अल्टीमेटली मतलब ये सिंगल बॉन्ड में रोटेशन फ्री होता है, लेकिन है तो सारे डबल बॉन्ड, सारे के सारे तो डबल बॉन्ड है, फिर ये कहां से, तो इसका मतलब कि पूछ रहे हैं कि सिंगल बॉन्ड करेक्टर, फिर से वही आ गई बात कि किसमें सिंगल बॉन्ड करेक्टर ज्यादा है, तो वही रेजोनेंस से क्या आता है, डबल बॉन्ड में सिंगल बॉन्ड करेक्टर, चाहे वाइस वर्सा। अब देखिए मजा आएगा इसमें, हम क्या करेंगे, पाई बॉन्ड को ब्रेक कर देंगे, हम क्या करेंगे, सारे पाई बॉन्ड को चलिए ब्रेक करते हैं। देखिए, देखिए जरा, इस पाई बॉन्ड को इधर ब्रेक कर दिया, जैसे ही आप ब्रेक करेंगे देखिए क्या सिचुएशन होगी, हम पाई बॉन्ड को ब्रेक करके प्लस माइनस बनाएंगे, उसके बाद देखेंगे कैसा ये बन रहा है, एक जगह बन गया प्लस, एक जगह बन गया माइनस, सब में करिए, सब में करिएगा, सब में पाई बॉन्ड को एक साइड ब्रेक कर दीजिए, यहां माइनस यहां प्लस, एक जगह माइनस एक जगह प्लस, इसमें
प्लस माइनस, ये सब हमने पाई बॉन्ड ब्रेक कर दिया रैंडमली। देखते हैं अभी क्यों। अब हमारे पास ये चॉइस, कोई बॉन्ड भाई आसानी से ब्रेक, पाई बॉन्ड ब्रेक करके हम देख रहे हैं डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड करेक्टर कहा जाता है। कोई पाई बॉन्ड आसानी से तभी ब्रेक होगा, कोई भी बॉन्ड हो जिसके ब्रेक होने से चीजें जो बने वो स्टेबल बने। कोई बॉन्ड आसानी से कब ब्रेक होगा, जिसके ब्रेक होने के बाद जो चीजें बने, केटायन एनायन रेडिकल कुछ भी बने, वो स्टेबल बने। अब जरा देखो इसमें क्या दिख रहा है। जैसे हमने पाई बॉन्ड को ब्रेक किया एक साइड, तो ये चीज देखो, ये रिंग बन गया, हमने एरोमेटिक तो पढ़ा ही है, ये रिंग हो गया एरोमेटिक। अब ये रिंग हो गया एंटी एरोमेटिक। एक रिंग तो एरोमेटिक हो गया, दूसरा एंटी एरोमेटिक हो गया। यह एक जगह फायदा, एक जगह नुकसान। इसको देखिए जरा, ये भी एरोमेटिक, इसको ब्रेक करने के बाद ये भी एरोमेटिक, अब ये भी एरोमेटिक। इसमें कुछ खास बात है, मैं अलग से बताऊंगा। फायदा कहां ज्यादा है, बॉन्ड कौन सा आसानी से ब्रेक होता है, इसके लिए क्या कंडीशन है, आप ब्रेक करा दो। हमको क्या पता है भाई, हमको क्या पता है कौन सा, सारा सवाल, इसमें कई सारे सवाल छिपे हैं। पहली बात, सिंगल बॉन्ड करेक्टर कहाँ है। दूसरी बात, हम ये भी देख रहे हैं कि कौन सा पाई बॉन्ड, हर जगह पाई बॉन्ड था, कमजोर है। ये भी हम चेक कर लेंगे कौन सा पाई बॉन्ड सी और सी के बीच में सबसे कमजोर है। उसके लिए क्या चेक करना है, पाई बॉन्ड ब्रेक कर दो। अब ब्रेक होने के बाद कोई बॉन्ड आसानी से तभी ब्रेक होगा जब उसके ब्रेक होने के बाद जो स्टेबल स्पीसीज बने वो स्टेबल हो किसी न किसी रेफरेंस में, एरोमेटिसिटी और भी कुछ फैक्टर्स हो सकते हैं। कोई बॉन्ड आसानी से तभी ब्रेक होगा जब उसके ब्रेक होने से स्टेबल स्पीसीज, केटायन एनायन चाहे रेडिकल बन रहे हो। देखो सबसे अच्छा। और देखिए इसमें, देखिए ये रिंग तो एरोमेटिक, ये रिंग बन गई एरोमेटिक, लेकिन ये बन गया क्या, एंटी एरोमेटिक। इसमें देखिए ये एरोमेटिक, अगर हकल आपने पढ़ा है प्लीज, वो सब करने के बाद ही सब समझ आएगा। और ये भी एरोमेटिक। अब आपने समझ गया कि सबसे फेवरेबल पोजीशंस कौन सी है, या सबसे कमजोर पाई बॉन्ड कहां थे, या ये भी पूछ सकते हैं किस डबल बॉन्ड में सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर ज्यादा था। वो ऑप्शन हो गए हमारे कौन से, बी और डी। क्योंकि इस केस में दोनों ही रिंग पाई बॉन्ड ब्रेक होने के बाद दोनों ही रिंग एरोमेटिक हो जा रही है। इसमें क्या है, एक ही रिंग एरोमेटिक हो रही है, इसमें दोनों ही रिंग एरोमेटिक हो जा रही है। तो इससे कंक्लूजन क्या निकाल सकते हैं कि इन दोनों केस में पाई बॉन्ड इनके कंपेरिजन में कमजोर था। इन दोनों केस में पाई बॉन्ड कमजोर था, इसमें सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर ज्यादा था। इस डबल बॉन्ड में सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर ज्यादा था। यहां रोटेशन, यहां रोटेशनल बैरियर थोड़ा सा कम होगा, यहां रिस्ट्रिक्शन थोड़ा सा कम होगा, डबल बॉन्ड होगा लेकिन इनसे कम होगा। रोटेशनल एनर्जी बैरियर जो होगा यहां पे कम होगा। बहुत सारे टर्म है। क्या क्या कंक्लूजन निकला कि यहां पाई बॉन्ड जो है, इन दोनों केस में पाई बॉन्ड क्या थे, वीकर थे कंपेरिजन टू ए एंड सी। यहां रोटेशन सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर ज्यादा है, बिल्कुल ज्यादा है इनके कंपेरिजन में, क्योंकि ये क्या है, पाई बॉन्ड कमजोर है। कैसे कंक्लूजन निकाला, ब्रेक करिए, स्पीसीज जो सामने बन रही है केटायन एनायन, उनके बारे में सोचिए। ठीक है, दोनों ही रिंग एरोमेटिक बन जा रही है। अब इससे अच्छा क्या हो सकता है, एक रिंग एरोमेटिक होने से अच्छा है दोनों रिंग एरोमेटिक। अब यहां पे एक और चीज मैंने किया है, एक मैं दिखा देता हूं। एक मन में डाउट आ सकता है जो, ये देखिए कि सर ये पाई बॉन्ड हम किधर ब्रेक करें, किस रिंग की ओर। भाई आप कैसे तय करेंगे, आपने उधर ब्रेक कर दिया चाहे दिखा दिया। अरे तो कोई बात नहीं, हमारे पास रैंडम चॉइसेज है, दो ही तो ऑप्शन है, दो ही तो ऑप्शन है, या तो इधर ब्रेक करा दो चाहे उधर, हम दोनों करेंगे। जिस ऑप्शन में फायदा होगा वही हम चूज करेंगे। फायदा इन द सेंस कि सामने क्या बन रहा है। चलो मान लो हमने रैंडमली इधर ब्रेक करा दी, देखा, रफ पे सोच लेंगे। अगर हमने इस साइड ट्रायंगल की ओर ब्रेक कराया होता है पाई बॉन्ड को, ठीक है, तो फिर क्या बनता, फिर खुद देखो खुद। अगर हमने ट्रायंगल की ओर ब्रेक कराया होता तो हमको ये मिलता। अब इस केस में देखो जरा, दोनों ही रिंग एंटी एरोमेटिक हो जाएगी। अगर आपने ऐसे ब्रेक कराया तो दोनों ही रिंग एंटी एरोमेटिक हो जाएगी। दूसरा ऑप्शन, हिट एंड ट्रायल तो कर रहे हैं, हिट एंड ट्रायल कर रहे हैं, रैंडम थॉट्स नहीं है। दूसरा ऑप्शन, अगर हमने ये 5 नंबर की रिंग को पाई बॉन्ड ब्रेक कराया तो 5 नंबर की रिंग की ओर ब्रेक कराया तो क्या होगा। अब देखो जो हमने कराया था अभी ऊपर, जो हमने ऊपर कराया था, इस केस में दोनों रिंग क्या हो जा रही है, एरोमेटिक। आपके पास चॉइस, आप समझदार है, कौन सा चॉइस ज्यादा अप्रोप्रिएट होगा, ऑब्वियस है यही चॉइस, दिस विल बी अप्रोप्रिएट चॉइस। ठीक है, नोट करो। देखा हमने यहाँ पे एरोमेटिसिटी का एक एप्लीकेशन भी है और साथ साथ में वो बॉन्ड लेंथ का कंपैरिजन भी हो गया।
अच्छा, अगर पूछ देता कंपाउंड कैन एग्जिबिट फ्री रोटेशन, ठीक है, इनमें से दोनों में और भाई ये ठीक है, ये दोनों हो गए। एक और सवाल यहां देख लेते हैं, अगर पूछता कि इन दोनों में से भी किसमें ज्यादा और रोटेशन आसान है, यहां रोटेशनल बैरियर कम है, कहां पे? भाई ठीक है, आप बोल रहे हैं कि इन दोनों में रोटेशन आसान है, तो कहां रोटेशनल बैरियर रिलेटिवली कम होगा? तब क्या देखे, अगर दोनों में एरोमेटिक वाले फैक्टर तो बात हो गई, दोनों रिंग एरोमेटिक हो गए, तो फिर हम देखेंगे क्या, एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस। एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस आप इसमें देखो, इसमें प्लस चार्ज ज्यादा दूर तक डिलोकलाइज होगा। हमने क्यों इस रिंग की बात की, भाई 5 मेंबर की रिंग वहां भी है, 5 मेंबर वाली रिंग यहां भी है, उसके बाद छोड़िए, एक्स्ट्रा फैक्टर बताइए। उसमें ट्रायंगल में भाई एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस थोड़ा कम होगा, प्लस का रेजोनेंस थोड़ी कम ही दूर होगा, इसमें प्लस ज्यादा दूर तक डिलोकलाइज होगा, तो बिल्कुल इसमें फ्री रोटेशन उनके कंपेरिजन में भी आसान होगा। बिल्कुल, हम और क्या बोल सकते हैं, और क्या कमेंट कर सकते हैं, अगर ये लेंथ L1 है और ये लेंथ L2 है, तो बिल्कुल ये बोल सकते हैं कि L1 विल बी मोर देन L2। ये वो डेटा है जिनको विकिपीडिया पे आप वेरीफाई कर सकते हो। यही रेजोनेंस, कहानी भले से छोटी है, लेकिन इससे जो रिजल्ट है बिल्कुल सच सच। जो आप कंक्लूजन निकाल रहे हैं रैंडम, बिना देखे, बिना इनके मॉलिक्यूल के बारे में पढ़े, वो सब आप देखेंगे सच। बिल्कुल बिल्कुल ये लेंथ ज्यादा आएगा, सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर यहां उनसे भी ज्यादा होगा, क्योंकि इसमें एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस, एरोमेटिसिटी तो ठीक है दोनों में हो गया, लेकिन इसमें एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस जो ये वाली रिंग है कहीं ज्यादा है कंपेयर टू ट्रायंगल के। अब देखते हैं डायपोलमेंट, और क्या कर सकते हैं, और कोई क्वेश्चन इस टाइप का, चलिए एक और क्वेश्चन इस टाइप से, फिर हम देखें। अभी लेंथ हमने कर लिया है, अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ में सेट करना है हमको। अब देखिए इसके जो स्ट्रक्चर बनाएंगे, फॉर्मेट आयन के दोनों ही स्ट्रक्चर क्या होंगे, इक्वली स्टेबल। फॉर्मेट आयन के दोनों ही कैनोनिकल स्ट्रक्चर क्या होंगे, इक्वली। तो हम यहां बोल सकते हैं बिल्कुल कि जब इक्वली कंट्रीब्यूटिंग, इक्वली स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होते हैं तो लेंथ बराबर होता है, और ये लेंथ क्या होगा, डबल और सिंगल बॉन्ड के बीच का कुछ लेंथ होगा। यहां पे हम कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड ऑर्डर भी कमेंट कर सकते हैं, यहां पे बॉन्ड ऑर्डर, इस केस में हम बॉन्ड ऑर्डर की बात भी कर सकते हैं, क्योंकि दोनों इक्वली स्टेबल है। बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड दैट विल बी 1, सिग्मा बॉन्ड का 1 प्लस पाई बॉन्ड दो जगह डिस्ट्रीब्यूटेड है तो 1.5, और लेंथ भाई 1 और 2 के बीच का कुछ आएगा। इसमें फॉर्मिक एसिड के दो स्ट्रक्चर इसके भी बनेंगे, लेकिन वो दोनों बराबर नहीं होंगे, वो इक्वली स्टेबल स्ट्रक्चर तो नहीं होंगे। कौन ज्यादा स्टेबल है, इस केस में ये वाला स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल होगा, मोर कंट्रीब्यूटिंग होगा, इस स्ट्रक्चर का इंफॉर्मेशन अच्छा माना जाएगा। यहां बॉन्ड ऑर्डर भी, ये वाला बॉन्ड ऑर्डर क्लोज टू 2 होगा, स्लाइटली लेस देन 2, और ये वाला सी सिंगल बॉन्ड होगा, स्लाइटली लेस देन 1 होगा। अब हमारे पास आंसर क्लियर है कि सबसे बड़ा लेंथ होगा L2 प्योर सिग्मल बॉन्ड, उसके बाद आएगा L3 और L4 होंगे बराबर। अब एक बार हम लिख सकते हैं सबका, क्योंकि L3 और L4 क्या है, 1 और 2 के बीच के कुछ है, अरे 1.5 बॉन्ड ऑर्डर है भाई, तो L2 सबसे बड़ा, उससे कम L3 और L4 बराबर, और सबसे छोटा प्योर जो डबल बॉन्ड है, एटलीस्ट अप्रोक्सीमेट जो डबल बॉन्ड है L1 सबसे छोटा लेंथ का। देखिए जरा, अब दो स्पीसीज एक साथ हमने देख ली, एक के अनइक्वल कंट्रीब्यूशन वाले थे, मतलब अनइक्वली स्टेबल थे, और उसके इक्वली स्टेबल कैनोनिकल स्ट्रक्चर, फिर भी हम लेंथ का कंपैरिजन कर पाएंगे। फिर वही क्वेश्चन है, अरेंज फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सी डबल बॉन्ड सी रोटेशनल बैरियर, सी डबल बॉन्ड सी रोटेशनल बैरियर। तो फिर से वही क्वेश्चन है, जहां सिंगल बॉन्ड में क्या हो, डबल बॉन्ड में सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर हो, डबल बॉन्ड में रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड है, डबल बॉन्ड में रोटेशन क्या है, रिस्ट्रिक्टेड है, लेकिन अगर उस डबल बॉन्ड में सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर आता जाए रेजोनेंस के थ्रू जितना ज्यादा सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा, रोटेशन उतना आसान होता जाएगा, रोटेशन उतना ही आसान होता जाएगा, रोटेशनल बैरियर कम होता जाएगा। क्या लिखा है, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रोटेशनल बैरियर, देखो 1 2 3, इसमें यहां रेजोनेंस है, बिल्कुल पाई और लोन पेयर के बीच का रेजोनेंस है, इसमें पाई यहां भी देखो, इस पाई बॉन्ड का इस लोन पेयर से भी रेजोनेंस है, और साथ साथ में सी डबल बॉन्ड से भी रेजोनेंस है।
इसका मतलब सबसे ज्यादा जो सिंगल बॉन्ड करेक्टर है, सबसे ज्यादा सिंगल बॉन्ड करेक्टर किस में आएगा? इस डबल बॉन्ड में, तीसरे में। चेक कर, इसमें थोड़ा सा कम, इसमें बिल्कुल नहीं, ये प्योर डबल बॉन्ड है, कोई फायदा नहीं। यहाँ सबसे ज्यादा रिस्ट्रिक्शन है, यहाँ रोटेशनल बैरियर सबसे ज्यादा होगा। क्या सेट करना है? डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सी डबल बॉन्ड, सी रोटेशनल बैरियर, सबसे ज्यादा जो बैरियर होगा एनर्जी का, मतलब सबसे ज्यादा रोटेशनल बैरियर का मतलब रिस्ट्रिक्शन जहां सबसे ज्यादा हो, जहां सबसे कठिन हो घुमाना, एक कार्बन को होल्ड करके दूसरे घुमाना, वो प्योर डबल बॉन्ड में होगा। अब उसके बाद प्लीज यही ऑर्डर भी है 1 2 3, मतलब सिंपल। अब यही एक और क्वेश्चन दे दे, कुछ अलग थोड़े नहीं, यही पूछ दे कि ये लेंथ L1 है कार्बन कार्बन का, ये लेंथ L2 है और ये लेंथ L3 है, क्या कमेंट करेंगे रे? यही तो बोला जा रहा है कि L3 सबसे बड़ा है, फिर L2, फिर L1। दोनों बातों का क्या अलग चीज है? कोई मतलब? दोनों बातों का ये मतलब है कि सबसे ज्यादा डबल बॉन्ड में जिसमें सिंगल बॉन्ड करेक्टर है वो L3 है, तभी तो रोटेशन आसान हो गया, तभी तो रोटेशनल बैरियर वहां सबसे कम है। तभी तो रोटेशनल बैरियर वहां सबसे कम है। चलिए, रोटेशन का एक और इसका रेजोनेंस का एक और इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन देखते हैं। एक बहुत सिंपल एग्जांपल। मान लो ये कंपाउंड में 2 हाइड्रोजन है, ठीक है। अभी कह रहा है कि विच हाइड्रोजन, ए और बी में से विच कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, मैं बात कर रहा हूं विच कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, ये सी बॉन्ड एच और ये सी बॉन्ड एच वाला, विच कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड जो मार्क किए गए हैं उनकी बात कर रहे हैं, विल रिक्वायर लेस अमाउंट ऑफ बॉन्ड एनर्जी, लेस अमाउंट ऑफ बॉन्ड एनर्जी। तुमने पढ़ा है बॉन्ड एनर्जी तब बोलते हैं किसी बॉन्ड को अगर होमोलिटिकली ब्रेक करेंगे, किसी बॉन्ड को होमोलिटिकली ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है, होमोलिटिकली होमोलिसिस कराने के लिए जो एनर्जी का रिक्वायरमेंट है, दैट इज कॉल्ड बॉन्ड एनर्जी। कुछ नहीं करना, सिंपल। जब भी बॉन्ड एनर्जी वाला क्वेश्चन आता है, मैंने कह दिया कि कोई भी बॉन्ड जो ब्रेक होने के बाद, कोई भी बॉन्ड जो ब्रेक होने के बाद स्टेबल चीजें प्रोड्यूस करता है, जितना स्टेबल स्पीसीज सामने के टाइन एनायन चाहे रेडिकल जैसा भी हो, जितना स्टेबल स्पीसीज सामने प्रोड्यूस होगा उतना आसानी से बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, मतलब उतनी ही कम एनर्जी लेके ब्रेक होगा, उतनी ही कम एनर्जी लेके वो ब्रेक हो जाएगा। बस यही करना है, कुछ नहीं, पता नहीं है, कोई बात नहीं, ब्रेक करिए इसको। हमने 2 चीजें बनाई, एक बार यहां होमोलिसिस करा दिया एच ए वाले में, एक बार हमने होमोलिसिस करा दिया, दिस इज एच बी, एक बार हमने होमोलिसिस यहां करा दिया, ये रेडिकल बनाया। चलिए एक ऑप्शन ये हो गया, यहां कुछ एनर्जी लगी, चलो यहां लगी बॉन्ड एनर्जी BE1 लगी, यहां बॉन्ड एनर्जी कुछ लगी, और एक बार होमोलिसिस हमने इस सी बॉन्ड HB में करा दिया, इस सी बॉन्ड HB में करा दिया, यहां बॉन्ड एनर्जी लगी मान लो BE2 लगी। अब इसी को कंपेरिजन करना है कि कहां पे एनर्जी कम लगेगा ज्यादा लगेगा, जैसा क्वेश्चन है। हमने ब्रेक करा दिया होमोलिटिक, क्योंकि बॉन्ड एनर्जी की बात कर रही है, बॉन्ड एनर्जी मतलब एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर होमोलिसिस, होमोलिसिस जहां हाइड्रोलिसिस होगा वहां लिखा होगा। अब देखेंगे दोनों केसेस में रेडिकल बन गए, किस केस में रेडिकल स्टेबल बना है। अब देखो जरा, ये रेडिकल जो बना है ये रेजोनेंस स्टेबल रेडिकल है, पाई बॉन्ड के साथ इसका रेजोनेंस है, ये स्टेबल रेडिकल है, दिस इज स्टेबल रेडिकल कंपेरिजन टू दैट, उसमें पाई बॉन्ड का कोई रेजोनेंस नहीं। सबसे पहले रेजोनेंस फैक्टर ही देखते हैं। तो चूंकि ये स्टेबल रेडिकल बना है, इसलिए इस बॉन्ड को सी बॉन्ड एच को ब्रेक करना आसान होगा कंपेरिजन टू सी बॉन्ड एच। जितना स्टेबल रेडिकल बनेगा, चाहे कोई भी कैटायन चाहे आयन, वो तो क्वेश्चन बताएगा, उतना आसानी से या उतना ही कम एनर्जी रिक्वायरमेंट होगा उस पर्टिकुलर बॉन्ड को ब्रेक करने का। ये नोट करें हमेशा, इसका मतलब BE1 will be less than BE2, BE1 will be less than BE2। ये भी एक रेजोनेंस का एप्लीकेशन देखा। कम से कम ये वो चीजें हैं जो विकिपीडिया पे आप कंपैरिजन कर सकते हैं कि पर्टिकुलर मॉलिक्यूल लिखो, इस मॉलिक्यूल का जो भी नाम है लिखो ना,
पूछो यहाँ पे बॉन्ड एनर्जी किसका ज्यादा, विकिपीडिया बताएगा, वो तो एग्जैक्ट डेटा बताएंगे 600 500 जूल कितना लगेगा, लेकिन आप देखेंगे आपका कंक्लूजन सही है। आपने कहानी भले सी लॉजिकल यूज कर रहे हैं, यूरेंस होता है तो ये होता है, झूठ मूठ कुछ भी बोल रहे हैं, लेकिन आप जो कर रहे हैं यार कितनी अच्छी बात है, आपने एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स एक्सप्लेन कर ली, आप प्रिडिक्ट कर पा रहे हैं, और प्रिडिक्शन आपका मोस्ट ऑफ द केसेस सही ही है। यही तो थ्योरी, यही थ्योरी होती। बिना जाने पहचाने बॉन्ड एनर्जी की बात करें, अरे डेटा नहीं बता रहे हैं लेकिन कम ज्यादा बता रहे हैं, और बड़ी अच्छी बात है आप चेक कर सकते हो, बुक की जरूरत क्या, विकिपीडिया चेक करो सब आएगा सही। लेंस के बारे में प्रिडिक्ट कर सकते हैं, ज्यादा कम किसी मॉलिक्यूल में, कम कहाँ होगा ज्यादा कहाँ होगा, कितना क्लोज होगा, ठीक है, कुछ डेटा दिया होगा किस डेटा के क्लोज होगा हमारा लेंथ, ये भी सब बता सकते हैं। एग्जैक्ट नहीं लेकिन अप्रोक्सीमेट बातें हम हमेशा कर सकते हैं, ये है रेजोनेंस। अब देखिए, अब डायपोल, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है डायपोल वाला, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल शो हाईएस्ट डायपोल मोमेंट, ये भी एक रेजोनेंस का एप्लीकेशन है। डायपोल किस पे डिपेंड करता है भाई, अगर ए और बी, चलो कुछ एग्जांपल लेते हैं सिंपल, मान लेते हैं ए बॉन्ड बी लिखा है, बॉन्डिंग में पढ़ा है आपने, बी इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, बी पे आएगा माइनस चार्ज, इलेक्ट्रॉन इसकी ओर शिफ्ट हो जाएंगे, ए पे आएगा प्लस चार्ज, इनके बीच का डायपोल क्या होगा, म्यू इक्वल टू क्यू इंटू आर। क्यू क्या है, चार्ज ऑन आइदर एटम, और आर क्या है, डिस्टेंस बिटवीन देयर न्यूक्लियस, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड लेंथ। अब देखिए जरा, इसका मतलब क्या होना चाहिए, इसका मतलब कंक्लूजन क्या हुआ, दो एटम के बीच में जितना ज्यादा चार्ज का सेपरेशन हो, यह तो मतलब हुआ कि चार्ज हो और चार्ज दूर तक फैला हो, चार्ज हो और चार्ज के बीच में डिस्टेंस ज्यादा हो तो डायपोल बढ़ जाएगा, डायपोल बढ़ जाएगा। तो चलिए हम चार्ज बनाते हैं, पहले हम इसको इधर ब्रेक करेंगे, और इसका जो डायपोल बनेगा स्ट्रक्चर, इसका कैनोनिकल डायग्राम देखो क्या बनेगा, बनेगा इसका सिंपल प्लस माइनस, इसमें बना लीजिए, सबका आप प्लस माइनस कर लीजिए, इसमें भी। अब इन चारों में देखोगे भाई ओ पे माइनस है, अगर ओ माइनस और बगल में जो कार्बन प्लस है उनके बीच में सेपरेशन जितना ज्यादा हो, ओ पे माइनस चार्ज है अब बगल में है प्लस चार्ज, उनके बीच में सेपरेशन जितना ज्यादा होगा चार्ज के बीच में, ठीक है, क्यू इंटू आर की बात कर रहा हूं मैं, आर पे फोकस कर रहा हूं, डायपोल उतना ही ज्यादा आएगा। अब यहां देखिए पहले वाले स्ट्रक्चर में, आप बाकी में भी कर सकते हैं, पहले वाले स्ट्रक्चर में ये प्लस चार्ज, ये फिर से देख लेते हैं इसको अलग से, पहले वाले स्ट्रक्चर का जो प्लस चार्ज वो जब रिंग में डिलोकलाइज होगा वो मोस्ट इफेक्टिव डिलोकलाइजेशन होगा, इस ये प्लस चार्ज जब रिंग में डिलोकलाइज होगा तो ये एरोमेटिक होगा, ये एरोमेटिक, आप एरोमेटिसिटी में प्लस चार्ज का कंट्रीब्यूशन, यहां सबसे मोस्ट इफेक्टिव सेपरेशन होगा प्लस और माइनस के बीच में, यहां प्लस और माइनस के बीच में मोस्ट इफेक्टिव सेपरेशन, भाई रेजोनेंस तो यहां पे बिल्कुल प्लस का, भाई हम क्यों रेजोनेंस की बात कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि प्लस डिस्पर्स हो, क्यों बात कर रहे हैं रेजोनेंस की प्लस की, ताकि माइनस ओ पे माइनस है, ठीक है माइनस है, हम चाहेंगे प्लस क्या हो, दूर तक डिस्पर्स हो, ताकि प्लस और माइनस के बीच में डिस्टेंस बढ़ता जाए, प्लस और माइनस के बीच में सेपरेशन बढ़ता जाए, डायपोल बढ़े, तो बिल्कुल सेपरेशन तो यहाँ भी प्लस और माइनस का, भाई प्लस यहाँ है, आगे चल के आगे भी रेजोनेंस आएगा, ठीक है। अच्छा, ए डबल बॉन्ड बी, ए डबल बॉन्ड बी और सी पे प्लस, बिल्कुल इसमें कंजुगेशन है, लेकिन इनसे भी ज्यादा इफेक्टिव कंजुगेशन, अच्छी बात है भाई होगा ना, इसमें देखो जरा, इसमें भी कंजुगेशन होगा, प्लस यहां तक सेपरेट होगा, अच्छा यही तो है रेजोनेंस के थ्रू आप ये दिखा रहे हैं कि प्लस यहां से यहां था, यहां तक सेपरेट हो गया, प्लस और माइनस के बीच में डिस्टेंस बढ़ गया, डिस्टेंस बढ़ गया तो डायपोल बढ़ गया, ये तो इसमें भी है, ये इसमें भी है, लेकिन यहां जो प्लस है वो प्रोड्यूस कर रहा है एरोमेटिसिटी, ये जो आयन है वो एरोमेटिक आयन है, अब इससे इफेक्टिव सेपरेशन तो आप नहीं मान सकते, तो क्या होगा आंसर, प्लीज ध्यान देना, क्वेश्चन ये नहीं था कि एरोमेटिक हो गया, क्वेश्चन ये था इफेक्टिव सेपरेशन बिटवीन प्लस एंड माइनस, मोर इफेक्टिव, प्लीज सेपरेशन यहां भी था, लेकिन हाईएस्ट पूछा गया है डायपोल, हाईएस्ट डायपोल किसका आएगा, तो यहां प्लस का होगा मोर इफेक्टिव डिलोकलाइजेशन, और उस डिलोकलाइजेशन की वजह से प्लस और माइनस के बीच में, प्लस और माइनस के बीच में सेपरेशन बढ़ेगा, सेपरेशन बढ़ेगा तो डायपोल मोमेंट भी बढ़ेगा, एकदम सिंपल रेजोनेंस की एप्लीकेशन है, एरोमेटिसिटी की एप्लीकेशन है सब, और कुछ ये हमने कर लिया है, आप करिएगा इसको, क्वेश्चन नोट करो चाहो तो, बिल्कुल हमने कर लिया है, डबल डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कार्बन कार्बन फ्री बॉन्ड रोटेशन, ऑब्वियस है, ये पूछ रहे हैं लेंथ किस डबल बॉन्ड में, किस कार्बन कार्बन, ये हमारे रेफरेंस कार्बन है, किस कार्बन में डबल बॉन्ड में सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर जहां ज्यादा होगा वहां रोटेशन रिलेटिवली क्या होगा, आसान होगा, वो हम कर सकते हैं।
गुड। एक और क्वेश्चन डायपोल का। डायपोल को हमने समझ लिया कि प्लस माइनस हो और सेपरेशन हो, और सेपरेशन इफेक्टिव जितना हो उतनी अच्छी बात है। बस बस। अब देखिए जरा इसको, देखिए फिर से। पहला हम क्या करेंगे, पहला हमने प्लस माइनस बना लिया भाई, ओ की ओर बॉन्ड तोड़ेंगे पाई बॉन्ड को, कि ओ इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये तो ऑब्वियस है, इसमें क्या बताना है मुझे। अब उसके बाद देखेंगे ये हमने पहला बॉन्ड तोड़ दिया। डायपोल ज्यादा कब होगा, जब प्लस का होगा इफेक्टिव से डिलोकलाइजेशन। डिलोकलाइजेशन जितना प्लस होगा, जितना प्लस डिलोकलाइज होगा उतना ज्यादा सेपरेशन बढ़ेगा और डायपोल भी बढ़ेगा। नॉन जीरो पूछ रहा है, बिल्कुल। इसमें प्लस कहाँ डिलोकलाइज होगा, यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, ठीक है, अल्टरनेट पे आएगा, यहाँ पे आएगा, उससे मतलब नहीं। मतलब ठीक है, प्लस डिलोकलाइज अच्छी बात हो रहा है, और भी किसी में हो सकता है, लेकिन ये जो प्लस देखो, ये जब डिलोकलाइज हो रहा है तो ये रिंग एरोमेटिक, ये रिंग देखिए जरा, जैसे हमने प्लस माइनस बनाया तो पता चल ही गया कि ये प्लस मोस्ट इफेक्टिव डिलोकलाइज, मोस्ट इफेक्टिवली डिलोकलाइज है, क्योंकि ये रिंग क्या है, एरोमेटिक। इसका मतलब कि बहुत ज्यादा डायपोल होगा, जीरो तो नहीं होगा। ये है नॉन जीरो डायपोल वाला। इनमें आपको कुछ बेंजीन का हमने जो भी स्ट्रक्चर बनाया है, बेंजीन चाहे नैंथ्रासीन के, उसमें प्लस माइनस वाला कुछ दिखाया नहीं। आप जरा देखिए एजुलिन को, जरा देखिए एजुलिन, एजुलिन के स्ट्रक्चर को देखिए जरा। दिस इज एजुलिन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये भी पोलर है, ये आप कैसे जस्टिफाई करेंगे, पोलर है। देखो जरा, इसकी हमने बनाया एक कैनोनिकल डायग्राम, ये देखो सिंट, देखना। आंसर ये नहीं कि एरोमेटिक, आंसर ये है कि चार सेपरेशन के थ्रू एरोमेटिक अगर बन जाए तो मोस्ट सबसे, ये तो कर रहे हैं चार सेपरेशन में एरोमेटिसिटी भी आ जाए तो मजा आ जाए। एक ना ध्यान देना, एरोमेटिसिटी नहीं बोल रहा हूं मैं, बोल रहा हूं डायपोल का मतलब है चार सेपरेशन, और चार सेपरेशन के थ्रू आप एरोमेटिसिटी गेन कर रहे हो, अरे भाव, उससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता। इस बात पे हमको फोकस करना है। अब जरा देखा, जैसे ही आप इसको एरो बनाएंगे इधर, ये हमने इसका डायरेक्शन दिखा है डायपोल का, क्योंकि कई बार इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कहां प्लस आएगा कहां माइनस, कौन सी रिंग में प्लस होगा कौन सी रिंग में माइनस, यहां माइनस आएगा, यहां पाई बॉन्ड आएगा, और ये रिंग देखो ये प्लस। जैसे आप बनाएंगे देख लीजिए दोनों रिंग एरोमेटिक, ये दोनों रिंग एरोमेटिक, अरे पहला रिंग तो यही दिख रहा है, ये 7 नंबर की रिंग तो यही। जैसे ही आप प्लस माइनस बनाएंगे, मतलब इस रिंग में प्लस चार्ज डिलोकलाइज, इस रिंग में इसको ऐसे दिखा सकते प्लस चार्ज, और इस रिंग में क्या डिलोकलाइज होगा, माइनस चार्ज, और प्लस माइनस के बीच में सेपरेशन ज्यादा, डायपोल ज्यादा। दोनों ही रिंग जैसे हमने प्लस माइनस बनाया, दोनों ही रिंग एरोमेटिक हो गई। तो वही बोला कि प्लस माइनस का सेपरेशन हो और उस सेपरेशन में आप एरोमेटिसिटी गेन कर ले तो डायपोल तो बढ़ ही जाएगा। दैट्स व्हाई एजुलिन, ये सब दोनों नॉन पोलर है, लेकिन एजुलिन जो कि एरोमेटिक होने के साथ साथ पोलर भी होता है। एक और सवाल इसका डायपोल की, डायपोल तो वैसे बहुत किया, लेकिन रेजोनेंस जहां पार्ट, अगर मान लो पूछ दिया पैरा नाइट्रोएनिलीन और एनिलीन में डायपोल किसका ज्यादा होगा। अब जरा देखो, हम इसका रेजोनेंस बनाएंगे और इसके रेजोनेंस में क्या आएगा हमको दिखेगा, एक स्ट्रक्चर देखिएगा, एक स्ट्रक्चर में दिखाता हूं, जरूरत नहीं कई बार बना चुके हैं, यहां प्लस यहां माइनस, ये हम यही चाहेंगे प्लस माइनस तो आ गया, प्लस माइनस ठीक है आ गया। अब ये सेपरेशन हो, इस प्लस माइनस के बीच में डिस्टेंस बढ़े तो अच्छी बात है, डायपोल हमको उतना ज्यादा मिलता जाएगा। इसमें प्लस चार्ज यहाँ है, माइनस डिलोकलाइज होकर कहां तक आएगा, आप इसके आगे रेजोनेंस बनाएंगे तो माइनस यहां तक डिलोकलाइज होकर आएगा, पैरा पोजिशन तक आएगा, ये इफेक्टिव डिस्टेंस यहां तक। अब इसमें देखना, इसमें प्लस यहां पर आएगा और माइनस डिलोकलाइज होकर यहां तक पूरा आएगा, इसको बनाना पड़ेगा। इसमें प्लस NH2 पे होगा, जब इसके कैनोनिकल डायग्राम बनाएंगे तो आपको दिखेगा प्लस चार्ज NH2 पे और माइनस सेपरेशन होके यहां तक पूरा। अब आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि कौन सा डिस्टेंस, कहां पे प्लस माइनस का सेपरेशन ज्यादा है, कहां पे प्लस माइनस का सेपरेशन रिलेटिवली ज्यादा है, वो है पैरानाइट्रोएनिलीन में। इसका मतलब डायपोल, डायपोल मोमेंट किसका, पैरानाइट्रोएनिलीन का ज्यादा होगा कंपेरिजन टू एनिलीन इटसेल्फ। एक और डायपोल का ही क्वेश्चन, मान लो इसका दिया है डायपोल मोमेंट μ1 और इसका दिया है डायपोल मोमेंट μ2, इन दोनों में से किसका, विनाइल क्लोराइड और क्लोरोएथेन
अब देखिए डाइपोल में किसका सेपरेशन है भाई, Cl पे माइनस चार्ज होगा, CH प्लस होगा, वो तो यहाँ भी है Cl पे माइनस CH प्लस, भाई Cl इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। अब बात आती है सेपरेशन तो आपने दिखा दिया, अब डिस्टेंस। डिस्टेंस अगर ये लेंथ L1 है, ये सिंपल डिस्टेंस वाला ही क्वेश्चन आता है, और ये लेंथ L2 है, तो ऑब्वियस है सेपरेशन तो ठीक है, लेकिन जहां डिस्टेंस ज्यादा हो, चार्ज सेपरेशन तो हो गया, लेकिन दोनों चार्ज में डिस्टेंस जहां ज्यादा हो वहां डाइपोल मोमेंट ज्यादा आएगा। दोनों चार्ज के बीच में डिस्टेंस ज्यादा हो तो डाइपोल ज्यादा आएगा। अब इस बॉन्ड में होगा डबल बॉन्ड करेक्टर, इसमें है रेजोनेंस, इस बॉन्ड में क्या होगा, डबल बॉन्ड करेक्टर। मतलब लेंथ अगर बात करें L2 विल बी मोर देन L1, क्योंकि सिंगल Cl बॉन्ड में क्या है, डबल बॉन्ड करेक्टर ड्यू टू रेजोनेंस, जो कि वहां पॉसिबल नहीं है, और डबल बॉन्ड करेक्टर जो कि इसमें ज्यादा है, तो सेपरेशन उतना नहीं है जितना उसके पास है। इसका मतलब डाइपोल म्यू की वैल्यू जो होगी क्लोरोएथिन की उनसे ज्यादा आएगी। ये नहीं बोला गया, ध्यान देना कि रेजोनेंस की वजह से डाइपोल घटता कि बढ़ता है, ऐसा कुछ नहीं बोला गया। आप देखिए चार्ज का सेपरेशन, चार्ज को फायदा कहां हो रहा है, चार्ज सेपरेशन कहां ज्यादा है। ठीक है, देखो यहां सेपरेशन ही तो कम हो गया, डिस्टेंस कम हो गया ना दोनों के बीच में, चार्ज के बीच में जो है डिस्टेंस कम हो गया, चार्ज के बीच में क्या हो गया, डिस्टेंस कम हो गया ड्यू टू डिक्रीज इन बॉन्ड लेंथ कंपेरिजन टू दैट। तो चार्ज सेपरेशन में अगर हेल्प कर रहा है रेजोनेंस, अच्छी बात है, डाइपोल बढ़ जाएगा। रेजोनेंस से डाइपोल नहीं बढ़ता, चार्ज सेपरेशन अगर हो रहा है रेजोनेंस के थ्रू तब डाइपोल बढ़ता है। ठीक है, थे रेजोनेंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन, आप जरूर उसको देखिएगा। कोई भी डाउट है किसी क्वेश्चन में या उससे रिलेटेड कुछ, तो आप कमेंट बॉक्स में उसका लिख सकते हैं, उस क्वेश्चन को भी मैं बता दूंगा, जरूर उसको देखिए। अगर ठीक है, अगर अच्छा लगे, कोई और इनपुट आप देना चाहते हैं इसमें अपनी ओर से, तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसको हमेशा इंक्लूड करूंगा बिल्कुल। या कुछ और क्वेश्चन पूछना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं।